हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री और स्पेशली हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंशिएंट चाहे वो मेडिवल हो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये तीनों को लेकर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस साथ में ऑप्शनल जो रहता है हमारा, चाहे अगर हम बात करते हैं ना हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कोर टारगेट रहेगा कि अब जो हमारी आने वाली क्लासेस है उसमें हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री और जो मेडिवल हिस्ट्री है इन दोनों को कवर करेंगे। तो एंशिएंट प्लस मेडिवल दोनों ही जो है वो हम साथ के साथ में शुरू करेंगे। एंड शुरुआत अगर हम बात करें, जैसे कि आज हमारी जो है वो क्लास फर्स्ट है, तो इस क्लास फर्स्ट में हम जो है वो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। प्लस साथ में जब हमारे टॉपिक्स खत्म होंगे, यानी कि हम एक टारगेट करेंगे कि हर क्लास में हम जो है वो एक ना एक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें जैसे हम सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, देन उसके बाद हम कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, देखो वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरी एक क्लास इसको लेकर रहेगी। फिर हम उसके बाद जो है वो वैदिक जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद महाजनपद फेज, फिर उसके बाद मौर्याज, देन उसके बाद पोस्ट मौर्याज के टाइम पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक जो रूलर्स हुए, प्लस साथ में जो अदर रूलर्स हुए उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद गुप्तास और पोस्ट गुप्तास, ये सभी जो है वो हमारा जो वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री को हम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक नॉर्थ की जो मेडिवल हिस्ट्री है और एक जो साउथ की मेडिवल हिस्ट्री। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है एक और एस्पेक्ट कि जब हम यहाँ पे हम जो मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर हम संगम जो फेज है जिसको संगम लिटरेचर बोलते हैं, संगम एज बोलते हैं, ये भी जो है वो हम साथ में जो है वो कवर करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड शुरुआत हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम समझेंगे सोर्सेज, क्योंकि सोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से जो है वो आपके मेनली रिपब्लिक सिस्टम था, या जो है वो वहाँ पे अगर हम बात करें मोनार्क सिस्टम था, या किस तरह का जो इंस्टीट्यूशन था, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हुए हैं, वो सब यहाँ पे कवर होते हैं। अब देखो, हिस्ट्री में अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं ना, तो वो हमें सबसे पहले तो कुछ जो है वो ऐसे सोर्सेज मिलता है जो कि रिटन है, ठीक है, जैसे कोई बुक हो गई, ठीक है, या किसी का रेफरेंस। देन उसके बाद सेकंड जो सोर्सेज आते हैं वो आते हैं अनरिटन, ठीक है। इसमें आपको कॉइन्स मिल सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेरियस जो सील्स हो गई जो हमें मिलती है। या फिर आपको जो है वो इसको और एक तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो है सेकुलर और नॉन सेकुलर। नॉन सेकुलर और सेकुलर का मतलब ये हो गया कि सेकुलर यानी कि जो कि एक तरह से रिलीजन को न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं, और सॉरी सेकुलर मतलब जो, ठीक है, नॉन। और नॉन सेकुलर में आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल वे में, जैसे रामायण महाभारत, तो हम इनको एपिक भी बोलते हैं। तो एपिक्स के थ्रू भी जो है वो हमें जो है वो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बारे में पता चलता है। तो कोर टारगेट हमारा यहीं पर यही रहने वाला है कि हम इस तरह के जो सोर्सेज है उनको एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैदिक कल्चर को हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे, जो वेदास एज रिसोर्स, वो सिर्फ हम एज एन रिसोर्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में आगे वैदिक एज में पढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर फैक्ट याद रखना है। तो इस तरह से देखो, अगर हम कोर बात करें, हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद मेडिवल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्ली और लेटर फेज। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद इसमें एक फेज और आती है, वो आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। प्लस साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी इवेंट है जो साथ में लिंकअप करते हैं उनको हम साथ के साथ में कवर करते जाएंगे। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन जो अकाउंट्स है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ये जो फॉरेन अकाउंट्स हैं इनको एज एन रेफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर। तो एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज मिलते हैं। ये सोर्सेज जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी हो सकती है, कॉइन्स भी हो सकते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट भी हो सकते हैं, या फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स भी हो सकते हैं, प्लस कुछ एक ओरल ट्रेडिशंस भी। तो अब हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इन सोर्सेज को पढ़ना ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटन रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, दोनों आपस में कोलिंग करते हैं। रिटन जो रिकॉर्ड्स है उसमें हमें क्रोनोलॉजी मिल जाती है, अनरिटन में क्या है कि ओरल टेक्स्ट है, तो हमें थोड़े बहुत जो है वो बेसिक एविडेंसेस वहाँ से मिल जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सोर्सेज को लेकर। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री, उसके जो सोर्सेज है उनको वेरियस जो है वो कैटेगरीज में जो है वो
एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, तो यहाँ पे रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट हो गए, जिसको सेकुलर और नॉन सेकुलर हमने बात करी। फिर उसके बाद एपिग्राफिक सोर्सेज हो गए जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, न्यूमेस्टिक सोर्सेज हो गए जैसे कॉइन्स हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, और जो आपके ओरल ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स हो गए जैसे एपिक्स की हम बात करते हैं, रामायण महाभारत, ऑल दीज आर लिंक विद द सोर्सेज। तो ये सभी क्या है हमारे लिए सोर्सेज है जिससे हमें हेल्प मिलती है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की स्टडी के लिए। देन उसके बाद देखो सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब हो गया वेरियस एविडेंसेस जो हमें अभी मिल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले तो फैक्ट याद करो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1861 में हुई थी, इंपॉर्टेंट डाटा। और अलेक्जेंडर जो कुनिंगम था उन्होंने जो वो इसको एस्टेब्लिश किया। इससे भी पहले याद रखना तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी है। एक पॉइंट आपको ये भी जो है वो पता होना चाहिए साथ में। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारे वेरियस साइट्स है ना, जैसे कि इंडस वैली साइट्स हो गए, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई, वहाँ पर ना रिसोर्सेज को एक्सकवेट करना शुरू किया, मतलब रिसर्च वर्क वहाँ पे शुरू हुआ। तो हमें जो है वो कुछ एक एविडेंसेस मिले, जैसे हमें टूल्स मिले, जैसे हमें पॉटरी मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये उस टाइम के थे। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो देखो इसमें कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका कहाँ केव्स जो है वो कहाँ पर है, याद रखना मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले अर्लीस्ट रॉक केव पेंटिंग के एविडेंसेस हमें कहाँ पर मिलते हैं, भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो कौन कौन से जो ये पेंटिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से सीन्स यहाँ पे मिलते हैं, हंटिंग के, डांसिंग के और कम्युनिटी लाइफ के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और कहीं ना कहीं भीमबेटका केव जो है वो पेलियोलिथिक साइट भी है। ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स क्या है ये भी आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मेहरगढ़ आपको याद रखना बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान में, और ये नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो हमें अर्ली एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, डोमेस्टिकेशन के और परमानेंट सेटलमेंट के। देखो दो साइट्स हमने डिस्कस करी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो मेहरगढ़ को लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन भी बन रखा है कि वो कौन सी साइट है जहां पर इंडिया में एग्रीकल्चर के एविडेंसेस सबसे पहले मिलते हैं। तो बलूचिस्तान है, याद रखना पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। और देन उसके बाद आते हैं इंडस वैली सिटीज जिसमें आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्बन जो कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड लेआउट थे, यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे पब्लिक जो है वो ग्रैनरीज है। तो इन सभी के एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर रोड्स थे, प्रॉपर जो है वो सीवरेज सिस्टम था। तो ये सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पर क्लियर होते हैं। देन उसके बाद बुद्धिस्ट साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सांची हो गया, ठीक है, भरहट हो गया, अमरावती हो गया, जो यहाँ पर स्तूपाज है, जो यहाँ पर रेलिंग्स है, जो उनके गेटवेज है, वो क्या बताते हैं, जातका स्टोरीज को। जातका टेल्स किसके साथ लिंक करते हैं, बुद्धिज्म, जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ के साथ। तो आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चल रहा है। देन उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे महाबलीपुरम में, अहियोल में, ठीक है, बदामी में, एलोरा, अजंता केव्स हो गई। तो वो क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर जनरली कब हुआ, जब भाई पत्थर का बहुत हाई लेवल पर यूज हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो द्रविडियन कल्चर है प्लस जो नगरा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर उस टाइम पर है, जो आर्किटेक्चर वहाँ पर उस टाइम पे वो जो टेम्पल्स हुए उनके बारे में हमें जो यहाँ पर पता चलता है। फिर उसके बाद टूल्स और आर्ट क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो जैसे स्टोन टूल्स हो गए, ठीक है। तो न्यूलिथिक में जैसे कॉपर का यूज़ हुआ है, तो कॉपर जो है वो पहला जो है वो जो एक तरह से अगर हम बात करें एलिमेंट है जिसको यूज़ किया गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद टूल्स, जैसे कॉपर से पहले अगर हम बात करें तो पत्थर के जो है वो हथियार बनाए जाते थे। अब पत्थर पहले नॉर्मल इस तरह से यूज़ हो रहा है तो वो पेलियोलिथिक होगी। मेसोलिथिक में पत्थर को ऐसे शार्प कर दिया, उसके वेरियस एंगल्स बन गए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अगर हम बात करें जो फेज है ना एवोल्यूशन की, वो भी साथ साथ चलती है। फिर उसके बाद देखो हमें पॉटरी मिलती है, पेंटेड ग्रे वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई वैदिक और जो महाजनपद फेज है वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो एक तो इंडस्ट्री भी थी और दूसरा पॉटरी मेकिंग भी होती थी। तो ये भी हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई पॉटरी हमें मिली तो हमें पता चला कि वहाँ पे इस तरह का भी कल्चर था। तो ये जो पॉटरी थी, बड़े बड़े जो बनाए जाते थे यहाँ पर सिस्टम, ठीक है, वो एक तो स्टोरेज का काम करते थे। वहाँ पर फूड ग्रेन स्टोर किए जाते थे, पानी स्टोर किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का घड़ा होता है ना, तो पानी का घड़ा जब तक उसमें पानी भर रहे हैं तो भर रहे हैं, अदरवाइज उसमें बाद में फूड ग्रेन्स को भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना।
देन उसके बाद टेराकोटा जो फिगरेंस है, जैसे सील्स हो गए, बियर्ड्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, ये जो है वो हमें क्या बताते हैं, एक तो वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं, सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं, और रिलीजियस जो है वो बिलीफ्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो लिंक होते हैं, और साथ में ट्रेड नेटवर्क भी। ट्रेड नेटवर्क कैसे, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसकी कोई जो सील है वो हमें जो है वो मेसोपोटामिया में मिल रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई दोनों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो होता था। तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर जो है वो को लिंक करके साथ में याद जो है वो रखना है। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, इन सोर्सेज का सिग्निफिकेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना कि ये सारे के सारे हमें मतलब जो आर्कियोलॉजी है वो हमें नॉन लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, मटेरियल बेस्ड जो एविडेंसेस है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या है, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन रही है एंशिएंट लाइफ को लेकर। जैसे होता है ना कि हमारे पास हमारे पुराने बुजुर्गों की अगर कोई कुछ जो है वो एक वॉच मिलती है या कोई जो है वो संदूक मिलता है, जैसे होते हैं ना, अब तो बहुत कम होते हैं, अब तो अलमीराज का कंसेप्ट है, पहले तो ऐसे पेटियां हुआ करती थी, तो उससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे उस तरह का लाइफस्टाइल था। तो बस वही एविडेंसेस यहाँ पर हमें जो है वो मिलते हैं। देन इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, क्रॉस वेरिफिकेशन की, कि जो लिखा हुआ है हमारे पास जो रिटर्न फॉर्म में है उसको हम क्रॉस वेरीफाई जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो एवरीडे लाइफ थी उनकी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम और अर्बन रूरल कॉन्टेक्स्ट। अब एवरीडे लाइफ कैसे है, जैसे मान लो पोएट्री हो गई या फिर अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनको वे यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्टोन ही है चाहे वो कॉपर ही है, तो इससे हमें उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में पता चलता है। तो इन्हीं सभी सर्च जो हमारे को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, जब हमने इनको पढ़ा समझा, ठीक है, इनको एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। देन उसके बाद एपिग्राफिक सोर्सेज की बात करते हैं, जिसमें इंस्क्रिप्शंस आती है। तो इंस्क्रिप्शंस आपको स्टोन्स की फॉर्म में मिल जाएगी, कॉपर प्लेट्स की फॉर्म में मिल जाएगी, जो हमारी उस टाइम पे केव्स होती थी उनकी वॉल्स पर मिल जाएगी, और टेम्पल इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शंस है कुछ कुछ लिखा होता था, कुछ कुछ सिंबल बने होते थे, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उस टाइम की, कि उस टाइम पर क्या होता था, किस तरह के जो है वो, और वहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब के बारे में पता चलता है। तो जैसे वहाँ के जो रूलर्स है वो इशू कर रहे हैं, ऑफिशियल्स जो है वो इशू कर रहे हैं, जो रिलीजियस अथॉरिटी। तो ओवरऑल हमें इनसे ये भी पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखो अशोका के जो एडिक्ट्स है, ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE में अशोका हुआ, अशोका द ग्रेट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया, जितने भी आपके जो महाजनपद थे उनको यूनाइट किया। तो अशोका के जो एडिक्ट्स है ना वो हमें प्राकृतिक लैंग्वेज में, ब्राह्मी और खरोष्टी, इससे क्या पता चलता है भाई कि जो लोकल लैंग्वेजेस है वो प्रमोट हो रही है। देन उसका ग्रीक में मिलता है, अरेमिक में मिलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है, जैसे ग्रीक फॉरेन लैंग्वेज, तो इंडो ग्रीक वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे आता है। और अशोका का जो धम्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल जो गवर्नेंस कंसेप्ट हो गया, जो रिलीजियस टॉलरेंस का कंसेप्ट हो गया, जो वेलफेयर स्कीम्स हो गई, ये सब जो है वो अशोका के जो एडिक्ट्स है उसमें डिस्कस किया गया है। तो ये कैसे पता चला भाई, उस टाइम के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है हमने उनको एनालाइज किया, जिसमें हम जो ये प्लेट्स है इनको इंक्लूड कर रहे हैं। देन उसके बाद हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये किससे लिंक करती है, खरवेला ऑफ कलिंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वेरियस मिलिट्री जो कैंपेन्स है, जो जैनिज्म का कंसेप्ट है कितना कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे प्रमोट हो रहा है, और जो पब्लिक वर्क उस टाइम पे जो राजाओं ने किया वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। देन उसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि गुजरात में है, रुद्र दमन वन ने जो है वो इसको इशू किया था, ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अर्लीस्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है इन संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत में। तो देखो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो किस में है, अगर हम बात करते हैं वो है आपकी पाली में, यानी कि प्राकृतिक, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी को इंक्लूड कर रहे हैं, बट लेकिन ये संस्कृत में है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, रुद्र दमन का नाम जो है वो आपको साथ में ध्यान रखना है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना ये रिकॉर्ड करती है रिपेयर ऑफ द सुदर्शना लेक जो कि गुजरात में, उसकी रिपेयर को लेकर बताती है। तो फिर साथ में ये और भी इंडिकेट कर रही है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न जो ये स्ट्रैप्स है, कि वेस्टर्न इंडिया में किस तरह से जो आपका गुजरात राजस्थान वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पर किस तरह से जो है वो रूल चल रहा है, कौन सी डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही है, उन सभी के बारे में भी यहाँ पर क्या है हमें एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि हरिसेन ने कंपोज किया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है किसने कंपोज करी थी। ठीक है, इसको किसने प्रेज किया है, समुद्रगुप्त, जो कि उस टाइम का रूलर भी था। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बारे में बताया भी गया है। कॉपर प्लेट ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्ताज पालवाज चालुक्याज के पीरियड की, उस टाइम की ये है, जो कि वहाँ के लैंड जो ग्रांट्स थे जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, और जो टेम्पल्स थे उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अगेरियन स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड
रिलेटेड अपडेट्स भी ये प्रोवाइड कर रही है, रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड डिटेल भी ये प्रोवाइड कर रही है। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो लैंड ग्रांट्स किसको कर रहे हैं? ब्राह्मण को कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को जो लैंड ग्रांट की है ना, आपको याद रखना, उसकी वजह से भारत में एग्रीकल्चर का भी जो है वो एक्सपेंशन हुआ है। तो ये भी एक जो है वो प्लस पॉइंट है। और इस एग्रीकल्चर के ऊपर उनको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये ग्रांट है एक तरह से। देन उसका स्क्रिप्ट कौन कौन सी यूज हुई है? तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको डेसिफर्ड किया है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज होती थी, और ये किससे ड्राइव हो रही है? अरेमिक से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद अदर जो लैंग्वेजेस थी, जैसे संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक, एंड दीज लैंग्वेजेस आपको ध्यान रखना, ये जो है वो क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है उसका पार्ट है। टोटल 11 अभी जो है वो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जो लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, तो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो है वो हमें मिल रहा है, डेट्स के बारे में पता चल रहा है, रूल्स के बारे में पता चल रहा है, और जेनरलॉजीज के बारे में कि कौन किस तरह से गवर्नर या कह सकते हैं किस तरह से एम्परर बना। प्लस साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थी, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो पता चलता है। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि भाई लैंग्वेज में क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। पाली प्राकृतिक से संस्कृत, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, रिलीजियस पैटर्नेज के बारे में पता चल रहा है कि कौन सा राजा किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई राजा सभी रिलीजन्स को फॉलो कर रहा है तो वो क्या है? सेकुलर, इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ से हमें क्रोनोलॉजी का भी पता चलता है कि भाई क्रोनोलॉजी में कौन राजा बना। जैसे मौर्याज का पोस्ट मौर्याज, पोस्ट मौर्याज के बाद इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद गुप्ताज, गुप्ताज का पोस्ट गुप्ता, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर भी हमें पता चलता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो भारत की, उसके बारे में भी हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है। देन उसके बाद कॉइन्स की बात करते हैं। तो कॉइन्स देखो, पंचमार्क कॉइन हुआ करते थे स्पेशली, ये अर्लीस्ट कॉइन है स्पेशली कब, कौन सी सेंचुरी के? 6th सेंचुरी BC के। और यहाँ पर जो है वो मतलब ये महाजनपद के साथ लिंक करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल इंक्लूड हो रहे हैं? सन, एनिमल्स, ट्रीज। सन का मतलब क्या हो गया कि सन को गॉड मान रहे हैं। एनिमल्स का मतलब और ट्रीज का मतलब हो गया कि भाई नेचर को भी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट। बाद में किंग की फोटो भी छपने लगी, तो वो स्ट्रॉन्ग मोनार्क सिस्टम शुरू हो गया। तो जैसे इंडो ग्रीक कॉइन है, ठीक है, इंडो ग्रीक कॉइन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन है जो अभी भी मिलते हैं। बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है। बायलिंगुअल मतलब यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस में है, एक ग्रीक लैंग्वेज, एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे किंग मेंडर है, तो उसकी फोटो भी जो है वो कॉइन के ऊपर छपी हुई है। तो ये भी यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से पता चलता है क्रोनोलॉजी। क्योंकि अगर ये जो मींडर है, अगर ये कोई कॉइन इशू कर रहा है तो मतलब उसके टाइम पर इशू हो रहा है। तो इसके हमें क्या पता चलता है? जब इसके कॉइन मिलने बंद हो जाएंगे तो मतलब इसका रूल भी खत्म हो गया, इस तरह से पता चलता है। फिर उसके बाद कनिष्का के कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कनिष्क था, इसके जो कुशन के जो कॉइन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डाइटी का फीचर है। डाइटी का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब डाइटी का फीचर आता है ना, तो एक तो ब्राह्मण का डोमिनेशन, और दूसरा जो किंग है वो डाइटी की बात सुन रहा है, वो जो है वो एक ब्राह्मण जो प्रीस्ट है उसकी बात सुन रहा है। तो यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर ऐड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो लैंड, जो ग्रांट्स है, वो भी यहाँ पे बहुत प्रमोट हुई। गुप्ताज के कॉइन हाई क्वालिटी के गोल्ड कॉइन थे। गुप्ताज के कॉइन हाई क्वालिटी के गोल्ड कॉइन। और गुप्ता की जो फेज है ना, इसको गोल्डन स्पैरो भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है, कि यहाँ पे जो है वो भारत क्या है? गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। देन उसका साउथ इंडियन जो कॉइन्स थे, संगम एज के कॉइन्स भी मिलते हैं, जो कि रीजनल सिंबल बताते हैं, या तमिल जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके बारे में जो हमें बताते हैं, और या फिर सेकुलर जो नेचर है उसको भी जो है वो अपडेट करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर भी यहाँ पर जो है वो लिंक करते हैं कॉइन्स के साथ। कॉइन्स ना आपका ट्रेड, इन्फ्लेशन, प्रोस्पेरिटी, और साथ में जो मेटलर्जिकल जो डेवलपमेंट है उसको भी बताते हैं। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई गोल्ड कॉइन इशू कर रहा है, तो मतलब भाई वो रिच है, वो अमीर है, ठीक है। अगर कोई कॉपर कॉइन इशू कर रहा है उस टाइम पे, तो वो भी रिच होता था, बट लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई इन कंपैरिजन टू गोल्ड उसके पास कम पैसा है। देन उसके बाद जैसे कोई कॉइन इशू कर रहा है, तो हमें रॉयल अथॉरिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, स्टेट कंट्रोल के बारे में पता चलता है। रिलीजन के बारे में कैसे पता चलता है? जैसे कोई मान लो ये कॉइन है, अब इसके ऊपर किसी डाइटी का जो है वो फोटो जो है वो लगा हुआ है, किसी को यहाँ पर जो है चिपका हुआ है, मतलब एक तरह से स्क्रिप्ट किया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई वो उनकी कुल देवी हो सकती है, या भगवान हो सकते हैं, उनको मान रहे हैं, उनमें फेथ है। तो ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ से पता चलता है। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है कॉइन्स को लेकर? इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, करेंसी सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल रहा है, डायनेस्टीज के बारे में पता चल रहा है, ट्रेड रूट्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंसेस के बारे में पता चल रहा है। प्लस साथ में ये एक बैकअप दे देते हैं रिटर्न सोर्सेज को कि भाई, और जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है कि भाई कैसे कब जो है वो कौन सी डायनेस्टी जो है वो रही होगी।
देन उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो लिटरेरी सोर्सेज है उसमें जो पहला आता है वो आता है लिटरेचर में रिलीजन, कि रिलीजन या रिलीजियस सोर्सेज। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना वैदिक, जिसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे वैदिक एज में। देन उसके बाद सप्लीमेंट कौन कर रहा है इनको, ब्रह्मनास, अहंकार, उपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी एक तरह से कमेंट्रीज या सप्लीमेंट इनको कर रहे हैं। यहाँ पर ना रिचुअल, सोसाइटी, अर्ली कॉस्मोलॉजी, फिलोसफिकल जो भी आपके स्पेकुलेशंस है वो सभी यहाँ पर जो इंक्लूड होती है। देन उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरह से ट्राइबल से ट्रांजिशन हुई है पास्टोरल सोसाइटी में, और उसके बाद सेटल्ड मोनार्की जो कि बाद में जो है वो सेकेंड अर्बनाइजेशन या फिर महाजनपद में भी कन्वर्ट होती है। तो ओवरऑल जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, रोमिला थापर बोलते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री है क्या, जन से जनपद बनने की कहानी, जनपद से महाजनपद बनने की कहानी, ये हमें पढ़ना है पूरा का पूरा, ये कंसेप्ट हमें समझना है कि ये कंसेप्ट है क्या। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तिपतिकास बोलते हैं, जैसे कि सुत्ता, विनय और अभिधम्मा। सुत्ता में विनय में अगर हम बात करें तो मोनेस्टिक रूल्स है कि मॉन्क को किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है। सुत्ता में क्या है, डिस्कोर्सेज है, ठीक है, और अभिधम्मा में क्या है, फिलॉसफी है। तो ये तीनों किसके साथ लिंक करते हैं, बुद्धिज्म के साथ। जातका टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बुद्धा की प्रीवियस बर्थ स्टोरीज है उनके साथ लिंक करती है, और ये जो है वो जो बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई भी प्लेस है ना रिलीजियस, उनकी जो वॉल्स है उसके ऊपर बनाए गए हैं। देन उसके बाद मलिंद पनो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायलॉग था जो कि ग्रीक जो किंग था मींडर और जो मॉन्क थे नागसेन, इनके बीच में था, और इंडो ग्रीक या इंडो अगर हम इंडो ग्रीक या फिर बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म और ग्रीक के बीच में इंटरेक्शन है। तो इसके बाद ये जो नागसेना थे ये इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा ले जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैन लिटरेचर आपको ध्यान रखना, तो अगमाज और कल्प कल्पा सूत्रास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरियस डॉक्ट्रिन्स है, एक तरह से मोनेस्ट्रिक कंडक्ट के बारे में बताते हैं और महावीरा की लाइफ के बारे में। तो ये जो 24 जैन तीर्थंकार है इनको भी पूरा कवर करेंगे डिटेल में, लेकिन जब बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ेंगे वहाँ पे। देन उसके बाद सेकुलर सोर्सेज, तो सेकुलर सोर्सेज में सबसे पहले तो देखो संस्कृत वर्क आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य भी इनको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने मौर्याज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, डिप्लोमेसी के बारे में बताया है, इकोनॉमी के बारे में बताया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ में सोसाइटी के बारे में भी कालिदास का वेरियस प्लेज है, ठीक है, जैसे उनका रिच जो संस्कृत कल्चर है उसके बारे में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गुप्ता की जो कोर्ट लाइफ है उसको भी कालिदास ने एक्सप्लेन किया है। हरिश्चरित्र का अगर हम बात करें, बाणभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, हरिश्चरित्र बाय बाणभट्ट, ठीक है, जो कि एक तरह से जो किंग हर्षवर्धन है उसकी लाइफ से रिलेटेड है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। इवन जो हर्षवर्धन है इसने भी अपनी जो है वो बुक्स लिखी है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबको कैसे कवर करेंगे जब इनको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि भाई ये सोर्सेज है। एपिक्स में रामायण महाभारत, अगर हिमाचल प्रदेश से इसको लिंक करते हैं तो हमारे यहाँ पर वेरियस ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे यहाँ के अगर हम बात करते हैं त्रिगोत्र हो गया, ठीक है, जो कि आपका 3 रिवर्स के बीच के रीजन, ठीक है, ये जो है वो महाभारत में भी मैंशनड है, ठीक है। और हमारे जो रिवर्स है ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब, इनके एविडेंसेस भी हमें कहाँ मिल जाते हैं, वेदों में मिल जाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि भाई वैदिक एज में जो है वो ये रिवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी और इस रीजन में भी वैदिक कल्चर था। देन पुरानाज हो गए, ठीक है, जो कि एक तरह से मैथोलॉजी और हिस्ट्री पर लिंक करते हैं, यहाँ से भी हमें जो रिलीजियस कॉस्मोलॉजी के बारे में पता चलता है। जो संगम लिटरेचर हो गया, स्पेशली तमिलनाडु में 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक, इसके बीच में, तो यहाँ पे हमें संगम लिटरेचर के बारे में पता चलता है, संगम कल्चर, संगम सोसाइटी, संगम पॉलिटी, इन सभी के बारे में पता चलता है। पूरा डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना सोशल ऑर्डर, रिलीजियस आइडियाज, एथिकल वैल्यूज, कल्चरल कंटिन्यूटी, इन सभी के बारे में पता चलता है जब हम इन सोर्सेज को पढ़ते हैं। देन उसके बाद वेरियस अदर, जैसे कि कोई मिथ हो गया, ठीक है, या कोई कहीं पर ऐसा होता है ना कि कोई हमें जो है वो रिटर्न सोर्स था, कोई पाली या प्रकृति कोई स्क्रिप्ट थी या कोई जो है वो स्क्रिप्चर था जहां से हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, पर वहां से रिलेटेड स्टोरी हमें मिल गई, तो बस ये स्टोरीज वो काम पूरा कर देती है। और रिलीजियस जो सोर्सेज है, याद रखना, वो आपको एक क्रोनोलॉजी देती है, क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। देन उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेगास्थनीज की इंडिका बुक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें उसने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो कास्ट सिस्टम जो है वो सिटी लाइफ, इस सब के बारे में बताया हुआ है, एंड इट इज रिलेटेड टू मौर्यास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोका के टाइम पे किस तरह का जो वो सोसाइटी थी, क्या कल्चर था, क्या पॉलिटी थी, उन सब के एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, पटोलमी, ठीक है, जिसने जो है वो ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए हैं इंडियन सिटीज और हमारे यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स है उनको लेकर। प्लिनी द एल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडो रोमन ट्रेड के बारे में बताता है और लग्जरी गुड्स के बारे में। अभी इसको आगे डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे जब हम वेरियस स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये स्कूल्स जो है वो पेपर में बनते हैं। देन चाइनीज पिलग्रिम फाहिन और हुइनसैंग। फाहिन 5th सेंचुरी में आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, तो इसको FC से याद करो या CF से, ठीक है। क्लास फर्स्ट की हमें सबसे पहले क्लास लगानी है, तो फर्स्ट क्लास से आप इसको याद करना, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था ये, ठीक है। और उसके बाद हुइनसैंग, जो कि H से याद करना है इसको, तो हर्षवर्धन, सिंपल। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इसने विजिट किया था। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये भी न्यूज में थी। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी यहाँ से जो है वो होती है। वैसे तो और भी बहुत सारे अकाउंट्स जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, वो सब हो गए, बट लेकिन उनको अलग से डिस्कस करेंगे जैसे जो जो भारत में आता रहेगा। ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सटर्नल से जो फैक्टर जो सोर्सेज है ना उससे हमें एक वैलिडेशन मिल जाती है। फिर उसका क्रॉस कल्चर जो एक्सचेंज है उसके बारे में हमें पता चलता है, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में पता चलता है, और बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम रूट्स है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसको लेकर हमने बुद्धिस्ट सर्किट भी जो है वो शुरू किया हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना कि क्रॉस वेरिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलती है कि कुछ हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी जो हिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें मेंशन्ड है, ठीक है, और कुछ जो है वो हमें सेम पेज का सेम, जैसे कि मान लीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है या मौर्यन जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमें हमारे सोर्सेज में मिल रहा है और जो ग्रीक सोर्सेज है उसमें भी मिल रहा है। तो ये क्या होता है, इससे ना एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि हिस्ट्री को समझने पढ़ने में आसानी हमें होती है। फिर उसके बाद देखो ओरल जो ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स हो गए, जैसे फोक सॉन्ग्स हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, एपिक्स हो गए, ठीक है, ओरल हिस्टोरीज होगी जितने भी, जैसे भील और गोंड ये सब रीजन हो गए, इनके कम्युनिटीज़ के अफेयर जितने भी फेस्टिवल हो गए, अफेयर्स हो गए, वो सब हो गया। तो इससे भी हमें जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें पता चलता है अबाउट द आर एंशंट हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है 4 लैंग्वेज फैमिलीज। इनको लेकर ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 4 लैंग्वेज फैमिलीज हमारे पास है। इंडो आर्यन सबसे पहले है, जिसको इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं। और यहाँ से क्या पता चलता है कि जो आर्यंस भारत में आए, ठीक है, वो जो है वो यूरोपियन थे, मतलब उनका बैकअप कहाँ पर आता है, यूरोपियन। और आर्यन की जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। तो जो द्रविडियन जो लोग हैं ना वो कहते हैं संस्कृत जो है वो आर्यन की लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। बट लेकिन हम संस्कृत को प्रेजेंटली जो हमारी एक तरह से जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है ना उसमें इंक्लूड करते हैं, तो ये भी आपने साथ में ध्यान रखना। और लार्जेस्ट लैंग्वेज है, ये लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली है भारत में, अप्रॉक्सीमेटली 74%, ठीक है। और यहाँ पर स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं ना तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थर्न इंडिया हो गया, वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, इसमें एक्सटेंडेड है। इंडो आर्यंस लैंग्वेज की अगर हम बात करें इसमें वैदिक संस्कृत को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जो कि ओल्ड आर्यंस थे, कौन सी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, संस्कृत को। उसका मिडल जो इंडो आर्यंस हुए वो पाली प्राकृतिक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपा भ्रमसा को फॉलो कर रहे हैं। 6th सेंचुरी BC से लेकर आपके जो 1000 AD तक है। उसके बाद मॉडर्न आर्यंस कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, ठीक है, पंजाबी, उड़ियाई, इस तरह से। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो लैंग्वेजेस है ये लैंग्वेजेस क्या है, इंडो आर्यंस के साथ लिंक करती है या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना कि जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये स्क्रिप्ट है ये ब्रह्मी से ड्राइव हो रही है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसका द्रविडन ग्रुप की बात करते हैं जो कि सेकंड ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, 25% पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्लूड हो रही है। यहाँ पर लैंग्वेजेस आ रही है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4 इंपॉर्टेंट जो है वो याद है। और याद रखना ये सभी के सभी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस। और तमिल जो है वो ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज भी है और इनको द्रविडियन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। ये यहाँ की लोकल जो है वो लैंग्वेज थी, जो यहाँ पे इनहेबिटेंट उस टाइम पे रहते थे वो इन लैंग्वेजेस को बोला करते थे। तो ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में इस तरह की लैंग्वेजेज जो इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद ध्यान रखना कुछ एक लैंग्वेजेस जो है वो आपको जो है वो जैसे, ठीक है, ब्राहुई जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और माल्टो जो कि राजमहल हिल्स में है। ये 2 लैंग्वेज ऐसी है जो कि द्रविडियन लैंग्वेजेस है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना कि जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप, मोन खमेर ये ग्रुप कहते हैं। 1% पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। जनरली यहाँ पर मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूड हो रही है सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो देखो मुंडा ब्रांच, 2 ब्रांचेज आ रही है इसकी ऑस्ट्रो एशियाटिक की, मुंडा ब्रांच और मोन खमेर ब्रांच। तो मुंडा ब्रांच में जो लैंग्वेज आ रही है ना वो संथली, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिंक करती है। फिर उसके बाद मुंडारी हो को लेकर ना ऑलरेडी जो है वो यूपीएससी में क्वेश्चन बन रखा है कि यूपीएससी है क्या, तो याद रखना ये ट्राइबल लैंग्वेज है। मोन खमेर ब्रांच, ये जो ब्रांच है ये खासी जयंता हिल्स में है, मेघालय, वहाँ पर इस तरह के जो लोग, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस तरह की लैंग्वेजेस को बोलते हैं। और निकोबारीज भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो निकोबार में बोली जाती है।
ज्योग्राफिकल स्प्रेड आपको याद रखना कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एक पार्ट्स है वहाँ पे एक्सटेंडेड है। फिर उसके बाद जो लास्ट आते हैं वो आते हैं सिनो तिब्बतियन ग्रुप, या इसको तिब्बतियन बर्मन भी बोलते हैं या बर्मो तिब्बतियन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर किरत जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल आता है, 0.6% पॉपुलेशन का यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये जो लैंग्वेज है हिमालयन जो स्टेट्स है और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर जो है वो इस तरह की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो है वो रहते हैं। मेजर लैंग्वेजेस की बात करें तो बोडो, मणिपुरी, लुशई, गारो, ठीक है, नागा डायलेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। और मोस्टली याद रखना ये जो रीजन है वो ट्राइबल रीजन है। देन उसके बाद ओवरऑल समरी की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडो आर्यंस है 74% हो गए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया। ठीक है, हिंदी, बंगाली, मराठी कॉमन एग्जांपल्स हो गए। द्रविडियन 25% पॉपुलेशन इंक्लूड हो रही है, साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक 1.1%। ठीक है, सेंट्रल इंडिया, मेघालय, संथली, खासी, मुंदरी। उसका सिनो तिब्बतियन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बोडो, मणिपुरी, लद्दाखी, दीज आर कॉमन एग्जांपल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संगम लिटरेचर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संगम लिटरेचर को लेकर सबसे पहला फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी, ठीक है, AD तक जो है वो संगम लिटरेचर है, जिसमें संगम फेज के बारे में है। तो यहाँ पे संगम में जो रूलर्स हुए किस तरह से जो है उनकी डायनेस्टी मतलब के बारे में लिस्ट आउट है। यहाँ पे पॉलिटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, वो सब यहाँ पर मैंशनड है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि संगम जो लिटरेचर है ना उसको सेकुलर जो है वो लिटरेचर बोला जाता है, पहला फैक्ट। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो संगम है, ठीक है, यहाँ पर जो पांड्या किंग्स हुए जो मदुरई के, उन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। और संगम एक तरह से जो वर्ड है ना ये असेंबली के लिए फॉलो किया जाता है, एकेडमी के लिए जो है वो फॉलो किया जाता है तमिल पोइट है। तो ये कोर बेसिक सा पॉइंट। देन उसके बाद कौन कौन से ऑथर्स है यहाँ पर और कौन कौन से वर्क है जो लिंक करते हैं। तो तोल्काप्पियम ये याद रखना है, जिसके ऑथर कौन है, ठीक है, तोल्काप्पियर, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल वर्क है। तो संगम लिटरेचर का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ये वाला वर्क हो गया, जो कि एक तरह से ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है, जो कि सोशल हायरार्की के बारे में बताता है उस टाइम के। देन उसके बाद उतो तो गई, ठीक है, ये 8 जो है वो एंथोलॉजीज है, 8 वर्क है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें वहाँ की सोसाइटी कल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, पटू ये 10 जो है वो एक तरह से डेल्स है, जो कि 10 लॉन्ग पोएम्स है जो बताती है अबाउट द कल्चर, अबाउट द सोसाइटी। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना 18 माइनर वर्क, ये 18 माइनर वर्क है जो कि पोस्ट संगम एज के बारे में बताते हैं, वहाँ पर एथिक्स के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में, इन सभी के बारे में अवेयर करवाते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्क भी आता है, ठीक है, याद रखना, सिलप्पा दी करम, और दूसरा आता है मनी में कलई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पोयम्स है, जो कि उस टाइम की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताती है। तो ओवरऑल की डाटा के बारे में, की फैक्ट के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगम में जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो किस तरह से डिवाइड किए, कि संगम में साउथ इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको किस तरह से बताया गया है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है रीजन, याद रखना है इसको कहते हैं खुरिंजी रीजन, जो कि माउंटेन्स है, जहाँ पर माउंटेन एरिया है, वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा हो सकती है, हंटिंग और हनी कलेक्शन, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे मुर्गन जो डाइटी है वो फेमस है। देन उसके बाद मुलई के बारे में आपको याद रखना कि यहाँ पे पास्टोरल फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और कैटल जो है वो यहाँ पे रखी जा रही है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी पास्टोरल फार्मिंग भी प्रमोट हो रही है। तो यहाँ पे गॉड कौन हो गए, विष्णु जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसके बाद मरुदम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपका वेट पैडी कल्टीवेशन है, और इंद्र भगवान जो है यहाँ पे गॉड है। तो इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है ना, अगर हम इंक्लूड करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एज एन एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वो है आपका कोरमंडल कोस्ट। फिर उसके बाद नदियाल यानी कि कोस्टल रीजन, जहाँ पे फिशिंग और सॉल्ट एग्जैक्ट करने के लिए जो वो यहाँ पर जो प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पे गॉड कौन से हो गए, वरुण। फिर पलाई डेजर्ट रीजन है, एरिड रीजन है, जहाँ पे रॉबरी और प्लेंडर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो लोगों को जीना तो है, तो यहाँ पे लूट मार का कंसेप्ट चलता था। तो यहाँ पे दुर्गा या कोरवराई जो है वो, कोरा वही जो है वो यहाँ पे जो है वो डाइटी है। तो कई बार ना ये डाइटीज को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डाइटी है। तो याद रखना संगम लिटरेचर की ये जो है वो फॉलोइंग क्या है, डाइटीज। देन उसके बाद वुमेन को लेकर अगर हम बात करें तो वुमेन इन सोसाइटी स्पेशली संगम एज में, तो अवियार करके एक वुमेन है जो कि रिस्पेक्टेड पोइट है, इसको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। जो कंसेप्ट है सती का वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो विडो थी उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग भरी हुई थी।
देन उसके बाद ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड को जो है वो संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है, यानी कि यवनास कहते थे, जैसे रोमन हो गए, ग्रीक हो गए, तो उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। तो आपने अगर सिकंदर और पोरस वाला पढ़ा होगा या वो कभी सीरियल देखा होगा, तो उसमें यवन कहा है वहाँ पर जो इंडो ग्रीक्स है उनको। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना कि पोर्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ठीक है कवेरी पट्टिनम, ठीक है, जहाँ से गोल्ड एक्सचेंज, मतलब एक हम यहाँ से हमारे पास क्या पहुँच रहा है, गोल्ड पहुँच रहा है, और वहाँ पर क्या जा रहा है, पीपर। तो स्पाइसेस जो है वो पहले से ही जो है वो भारत से बाहर जो है वो जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन उसके बाद हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फेज़ है ना संगम फेज, इसको एक तरह से हीरोइक एज कहा जाता है। एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है शास्त्री, ठीक है, के ए नीलाकांता शास्त्री, जिन्होंने संगम एज को गोल्डन एज कहा है तमिल कल्चर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जो ये डिस्क्रिप्शन है ना पूरी की पूरी संगम लिटरेचर की, ये चोला चेरा पांड्यास के बारे में बता रहे हैं। तो चोला चेरा पांड्यास 3 से लेकर 3 के बीच में, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच में जो है वो उन्होंने साउथ इंडिया में रूल किया है। और इस टाइम पे नॉर्थ में कौन थे, वॉरियन डायनेस्टी। तो ये बेसिक फैक्ट है जो आपको साथ में पता होने चाहिए। देन उसके बाद एक पर्सनालिटी और आता है यहाँ पर, शिवा थम्बे, ठीक है, ये एक तरह से जो है वो मार्क्सिस्ट भी है। तो ये कहते हैं कि जो कंसेप्ट है ना वहाँ पे वो मटेरियल ट्रांजिशन है, मतलब संगम लिटरेचर एक मटेरियल ट्रांजिशन है जो बताते हैं कि ट्राइबल हंटिंग गैदरिंग से किस तरह से एक सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ, एक सेटल्ड मर्केंटाइल जो इकोनॉमी है वो शुरू हुई। मतलब क्या है कि पहले लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर सरप्लस हुआ एग्रीकल्चर में, सरप्लस के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ, तो फिर एक वेल डेवलप्ड जो है वो इकोनॉमी जो है वो बनने लगी। तो ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारा का सारा। देन उसके बाद आपको ना फैक्ट जो ध्यान रखना है वो है हमारे जो यूपीएससी है या अदर जो एग्जाम्स है उनको लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो एंशंट पोर्ट्स है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये है क्या। तो मुसीरी, टोंडी और कोरकई, ये क्या है, एंशंट पोर्ट्स, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेगालिथिक लिंक अगर हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, जैसे कि हमें अदी चन ओलूर से मिलती है, ठीक है, किजी हादी से मिलती है, जो कि हमें मटेरियल प्रूफ देती है फॉर द लिटरेरी डिस्क्रिप्शंस इन द संगम टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकुलर नेचर है एक इंपॉर्टेंट, कि भाई जो आपका जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया जो लिटरेचर है वो हैवीली रिलीजियस था, वेदों से लिंक करता है। संगम जो ये पोएट्री है या जो जितने भी कंसेप्ट है ये सारा का सारा ये क्या है, सेकुलर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है संगम लिटरेचर को लेकर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टोन एज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोन एज। तो सबसे पहले देखो स्टोन एज मतलब, इसको हमने ना वैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक है, तो मैंने इसको क्लियरली स्टोन एज में डिवाइड किया है कि स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे तो इन साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टोन एज में सबसे पहली जो एज आती है वो आती है पेलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। लगभग अगर हम बात करते हैं 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक की ये कहानी है, यानी कि इस टाइम तक जो है वो पेलियोलिथिक एज चली। अभी जो पेलियोलिथिक एज है ना, ये एक तरह से आइस एज का पार्ट भी कवर करती है, कि जब कहते हैं ना आइस युग था, वो वाला या पेलियो स्टोन ये वाला पार्ट कवर करती है। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं, अगर गलती से यहाँ पर इंसान है तो वो कैसे रह रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको याद रखना कि अगर वो टूल यूज़ कर रहे हैं वो क्वार्टजाइट को फॉलो कर रहे हैं। उनका जो टूल था वो इस तरह से चॉर्स था, मतलब कोई एक फिक्स नहीं था, 4 एंगल थे, ठीक है, कोई देखा कोना नहीं था, मतलब मारने के लिए भी बड़ा टूल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इसमें क्या था कि इनकी जो मूवमेंट थी वो स्लो थी, ये ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर बड़ा पत्थर उठाकर चलना है तो टफ है भाई, इतना भाग नहीं सकते, इतनी एनर्जी नहीं होगी। वही अगर छोटा तीखीला सा कोई तीखा सा अगर कोई पत्थर होगा जिसको उठाकर चल रहे हैं, तो यहाँ से जो शिकार करने वाली प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और लंबी लंबी दूर तक जा भी सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर कौन कौन सी साइट्स मिलती है हमें, तो देखो पेलियोलिथिक में सबसे पहले अपर हो गई, जिसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। लोअर पेलियोलिथिक, 2 पार्ट्स अपर और लोअर हो गए ना, तो लोअर में आपको याद रखना, लोअर यानी कि फर्स्ट आ रही है, तो यहाँ पे आपको हैंड एक्सिस, ठीक है, क्लेविजेस, चॉपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, हुंसगी ये कर्नाटका में है, और अतिराम पक्कम ये जो है वो तमिलनाडु में। तो ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक स्पेशल नोट है यहाँ पे कि हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये एक फेमस साइट है जहाँ पर क्या डिस्कवर हुआ है, ओनली फॉसिल ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर इन साउथ एशिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा। इसको नर्मदा मैन भी बोलते हैं, लेकिन नर्मदा रिवर के किनारे पर है, और नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मिडल पेलियोलिथिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया स्मॉलर टूल्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे तो शार्पर टूल्स को हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो कौन कौन सी साइट्स है, महाराष्ट्र में याद रखना, ठीक है, नेवासा, लोनी वैली याद रखना राजस्थान में, दिदवाना याद रखना राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां से हमें मिडल पेलियोलिथिक के बारे में पता चलता है। और मिडल जो पेलियोलिथिक एज है ना, इसके लास्ट लास्ट में आपको थोड़ा बहुत सेटल एग्रीकल्चर कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा, बट लेकिन नॉट फुल फ्लेज्ड, मतलब सेटल लाइफ एक तरह से। उसके बाद अपर पेलियोलिथिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी साइट्स कौन सी आ रही है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे ना जो ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमन है जिसको हम होमोसेपियन बोलते हैं, उसके अपेयरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। उसकी यहाँ पर फिर दूसरा, और यहाँ पे बोन, मतलब टूल्स में ना बोन यूज की गई है, तरह की स्ट्रॉन्ग हड्डी, उसको उससे शिकार करेंगे तो वो वाला कंसेप्ट। और यहाँ पे ब्लेड्स यूज किया है, यानी पत्थर को बहुत तीखा नुकीला जो है वो कर दिया गया। तो साइट्स कौन सी है, कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर हमें ऐश के एविडेंसेस मिलते हैं, ऐश यानी राख होती है ना, उसके एविडेंसेस। अब अगर राख मिल रही है तो मतलब फायर भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो फायर आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी हो सकती है, ठंड से बचने के लिए भी हो सकती है, और जानवरों से बचने के लिए भी हो सकती है। उसका बाद बगहोर, आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। आपकी जो है वो किसके साथ लिंक करते हैं, अपर पेलियोलिथिक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेटल लाइफ का जो कंसेप्ट है ना, मतलब जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के साथ इसको लिंक नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये स्टोन एज अलग है, अलग अलग फेजेस में चल रही है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे सेटल लाइफ कहीं कहीं पर शुरू हो गई, बट लेकिन हमारे यहाँ पर उतने लेवल पर नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत रेयर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, बट लेकिन स्टिल फिर भी हमें पता चल रहा है, जैसे जैसे हम अभी स्टडी करते जा रहे हैं तो एविडेंसेस मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले ना एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा था कि तमिलनाडु में ना एक 8000 BCE का ना जो आपके आयरन के एविडेंसेस है वो मिले हैं। मतलब लोहा इतने साल पहले था, बट लेकिन अगर हम ऑफिशियल सोर्सेज को पढ़ते हैं तो 1000 BCE में जो है वो भारत में जो है वो लोहे की खोज हुई। तो अब हिस्ट्री थोड़ी बदल भी रही है, थोड़ी ट्रांसफॉर्म भी हो रही है कि अब हम ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड फेज आती है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, 10,000 BCE से लेकर 6000 BCE तक, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइक्रोलिथ का कंसेप्ट आ जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब हो गया छोटे पत्थर, छोटा हथियार, ठीक है, जो यहाँ पे जो है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज भी है वार्मर क्लाइमेट की तरफ। तो जब वार्मर क्लाइमेट हुआ तो वहाँ से एग्रीकल्चर या अदर प्रैक्टिसेस पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर ना जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स याद रखनी है, तो बेगोर, ठीक है, राजस्थान में है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के, कि भाई जानवर को पालना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है लंग हंज, ये जो है वो गुजरात में है, ठीक है। जो लंग हनज है याद रखना, यहाँ पर ब्यूरल के एविडेंसेस मिलते हैं और माइक्रोलिथ मिलते हैं। भीमबेडका पेलियोलिथिक में भी थी, मेसोलिथिक में भी है। तो मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग के एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें डेसिफर्ड क्या हंटिंग सीन्स, ठीक है, डेली लाइफ के बारे में। और इन डेली लाइफ को पढ़कर ही, समझ कर ही हम जो है वो बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर इस तरह की लाइफ होती होगी। देन उसके बाद न्यूलिथिक की बात करते हैं, जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं, 6000 BC से लेकर 1000 BC तक। अब यहाँ पर ना इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रेवोल्यूशन हुआ क्यों, पहले क्या कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, अब यहाँ पर सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई है। सेटल्ड लाइफ में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं, एक आता है कैटल, दूसरा आता है एग्रीकल्चर। बट यहाँ रखना, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है, सरप्लस में नहीं, ठीक है। और जब तक सरप्लस नहीं होगा ट्रेड कॉमर्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ना पॉलिश टूल को यूज किया गया, और ऊपर से जो 10,000 वाली भी एज है ना, तो यहाँ पर कॉपर भी यूज होने लगा था। तो न्यूलिथिक का एक फैक्टर ये भी आता है कि कॉपर यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट, ठीक है, जहाँ पे वीट के एविडेंसेस मिल रहे हैं, बरेली के ग्रो करने के एविडेंसेस मिलते हैं, और सन ड्राइड ब्रिक हाउसेज भी यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप इसको मेसोपोटामिया से कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे अलग यूज हो रहा है, यहाँ पे अलग यूज हो रहा है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बुरजा होम कश्मीर में है, यहाँ पर ना पिट ड्वेलिंग के यूनिक फैक्ट हमें मिलते हैं, प्लस साथ में ब्यूरल्स यहाँ पर है, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो डॉग था ना, यानी कुत्ता था ना, उसको उसके मास्टर के साथ ही बर्ड कर दिया गया। तो मतलब ये होगा दोस्ती वाला कंसेप्ट।
जो आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद गुफ करल, ये भी कश्मीर में है, यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, पिट ड्वेलिंग्स मिलती है। चिरंद बिहार में है, यहाँ पर हमें हाई कंसंट्रेशन में बोन टूल्स मिलते हैं जो कि या तो डीर के हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं, ठीक है। कोल्डी हवा ये यूपी में है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं राइस कल्टीवेशन के वर्ल्ड के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो साइट्स है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कौन सा कहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है वो ध्यान रखना है। ये जो साइट्स है इंपॉर्टेंट, और इन्हें जो है वो हमें जो है वो एक तरह से याद रखना कि लर्न जो है वो करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, जो आपको साथ में ध्यान रखना है और ये हमें याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक समरी के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो पेलियोलिथिक, ठीक है, यहाँ पे हैंड एक्सिस, ठीक है, चॉपर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बिम्बेडका, ठीक है, हुंस्की, और ये वाली साइट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई, हंटिंग गैदरिंग नोमैड लाइफ यहाँ पर है। मेसोलिथिक माइक्रोलिथ का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बागोर, आदमगढ़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। डोमेस्टिकेशन यहाँ पे शुरू हो गई। रॉक आर्ट भी यहाँ पर है, रॉक आर्ट के एविडेंसेस हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। न्यूलिथिक पॉलिश टूल, ठीक है, बोन यहाँ पर है, जी बोन टूल्स यहाँ पर है। मेयरगढ़, ठीक है, बुजोम हो गया, कोल्डी हवा हो गई, सेटल्ड एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और पिट हाउसेज यहाँ पर है। देन उसके बाद चालकोलिथिक है, स्टोन कॉपरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला मेटल अगर यूज किया है ना आयरन से पहले, तो वो याद रखना, सॉरी इसको गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक कर देता हूँ, याद रखना वो है कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम बोल रहे होते हैं साथ में तो कनेक्शन नहीं बन पाता, तो कभी कभी कुछ लिख जाता है गलत, लेकिन आपने उसको अंदर से ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। कॉपर आपने यहाँ पर याद रखना। तो कॉपर स्टोन जो है वो कॉपर मेड स्टोन, यहाँ पर ये जो चालकोलिथिक फेज है ना भाई, कॉपर का बहुत हाई लेवल पर यूज हुआ है। कॉपर हल्का, तीखा, ठीक है, शिकार करना आसान, एग्रीकल्चर करना आसान, तो एग्रीकल्चर का थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पे शुरू हुआ। तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और स्टोन दोनों यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो चालकोलिथिक एज है ना वो 4000 बीसी से लेकर 2000 बीसी के बीच में है। फर्दर इसका एक्सटेंशन भी है। भारत में कैसे फ्लोरिश हुई है, भारत में इसको कहते हैं कि 2100 से लेकर 700 के बीच में। तो वर्ल्ड में यहाँ पर हो गई, भारत में यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो इसमें हड़प्पन कल्चर इंक्लूड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको साथ में ध्यान रखना है कि जो हड़प्पन कल्चर है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करते हैं। देखो, जो साउथ ईस्ट राजस्थान हो गया, मालवा मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, और इंडो गंगा प्लेन्स, यहाँ पर इस तरह के जो फेज है वो हमें देखने को मिलती है। और अरावली में अभी भी अगर हम बात करें ना, तो अरावली में अभी भी कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर फिर आपको इस तरह के फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। एक ये पॉइंट, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिर कॉपर का यूज़ करके जो वेरियस मेटल्स, वेरियस टूल्स जो है वो, वेरियस ऑर्नामेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, जैसे बैंगल्स हो गया, रिंग्स हो गए, बियर्ड हो गया, ठीक है। वेपन्स में अगर बात करें तो डैगर्स हो गया, स्पीयर हेड्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर और डाइट की बात करते हैं। तो क्रॉप्स को लेकर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वीट के एविडेंसेस, राइस, बाजरा, रगी और मसरूर, ठीक है, मसूर, इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। लोगों ने पहले सबसे पहले ये ग्रो करी थी। उसका लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिकेटेड काउ, शीप, गॉट एंड पिग्स। याद रखना यहाँ पे हॉर्स नहीं है, ठीक है। बुल के एविडेंसेस कहीं कहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है। डीर के एविडेंसेस मिल जाते हैं, बट लेकिन नॉट बुल, ये सॉरी नॉट हॉर्स। याद रखना हॉर्स के एविडेंसेस जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलते। तो ये एक जो है वो बेसिक सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स जो है वो बाद में वैदिक कल्चर में देखा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके एविडेंसेस नहीं है। देन उसके बाद पॉटरी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी यहाँ पर यूज़ हो रही है, और पॉटरी के लिए यहाँ पर व्हील जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद रीजनल स्टाइल्स भी थे पॉटरी को लेकर, जैसे काथिया, अहर, बानास, ठीक है, जोरावे कल्चर, ये सभी अभी आगे बढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है सोशल और कल्चरल लाइफ में कि सेटल्ड जो है वो लाइफ शुरू हो गई है। तो यहाँ पे घर जो है वो मड और जो अदर जो मड प्लास्टर्ड बैम्बू है उससे बने हुए थे, और ऑलमोस्ट बाद में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे हमें जो है वो ये ब्रिक्स जो थी उसकी फॉर्मेट में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके वेरियस एग्जांपल्स भी आते हैं। और याद रखना जो हड़प्पन कल्चर है वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया गया है, और जो आपकी मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे याद रखना ड्राई ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे लार्ज विलेजेस भी थी, जैसे इनम गाँव जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि एक तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताती है। प्लस साथ में हमें यहाँ से पता चलता है कि किस तरह का कल्चर, किस तरह की सोसाइटी, किस तरह की पॉलिटी जो है वो वहाँ पर थी। फिर उसका रिलीजियस बिलीफ कि भाई ठीक है, कल्चर है, सोसाइटी है, रिलीजन के लिए क्या है, तो ध्यान रखना मदर गॉडेस का कंसेप्ट आता है। तो फीमेल डाइटी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल जो क्ले फिगराइंस है वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। बुल वर्शिप का कंसेप्ट यहाँ पर है।
बुल का बुल एज एन सिंबल ये मालवा कल्चर में हमें देखने को मिल रहा है, तो सेक्रेड एनिमल मान रहे हैं। फिर कोई कोई सील मिल रही है ना, तो उसके ऊपर इस तरह के एविडेंसेस भी मिलता है, जैसे पशुपति सील कॉमन एग्जांपल। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई नेचर को भी साथ में वर्शिप कर रहे हैं। ब्यूरल प्रैक्टिस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, जो डेड है उसको बरी किया जाता था, ठीक है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना कि जो बरीड की डायरेक्शन थी ना, जो फ्लोर थे ना घर के, उसी के अंदर उसको बरीड किया जाता था, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, और साउथ इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारे लिए वेरी करती है कि अगर किसी को दफना रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, आपका जो नॉर्थ है वहाँ पे, और साउथ में ईस्ट टू वेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसके बाद मेजर अगर हम बात करते हैं समरी की फॉर्म है चालकोलिथिक कल्चर को लेकर, तो अहर पानस ये राजस्थान में हो रखा है 2100 से लेकर 1500 बीसी के बीच में। यहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग, और जो हाउसेस थे मेड अप ऑफ स्टोन, हाउसेस घर किससे बन रहे हैं, स्टोन से, यानी कि स्टोन को आप घर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको जो है वो हथियार के लिए कम, उससे टूल्स जो है वो कम बनाए जा रहे हैं। सेकंड उसके बाद काथेवाड़ कल्चर, ये जो है वो मध्य प्रदेश में है। काथे कल्चर 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे लिए आता है वो आता है मालवा कल्चर, जो कि सेंट्रल इंडिया में है 1700 से लेकर 1200 बीसी के बीच में। और यहाँ पर जो है वो रिचेस्ट हमें जो है वो चालकोलिथिक जो है वो क्रिमिक्स मिलते हैं, ठीक है। देन उसका जोरावे कल्चर महाराष्ट्र में 1400 से लेकर 700 बीसी के बीच में। यहाँ पर जो लार्जेस्ट सेटलमेंट आती है वो आते हैं इनम गांव, और एक जो है वो हाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये ना रिलीजन कल्चर भी आता है, जैसे अहर बानस कल्चर जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे अहर गुलिंद इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि कॉपर स्मेल्टिंग के लिए फेमस है। मालवा कल्चर एमपी में, ठीक है। नवदा तोली इंपॉर्टेंट साइट है जो कि रिच, अगर हम बात करें क्रीमिक्स के लिए जो फेमस है। देन उसका जोरावे कल्चर महाराष्ट्र, देमाबाद लार्जेस्ट साइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है, देमाबाद याद रखना, लार्जेस्ट साइट जोरावे कल्चर की। और उसके बाद दूसरी यहाँ पर आते हैं इनम गांव, ठीक है, जहाँ पर ब्रॉन्ज गुड्स और लार्ज सेटलमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं, तो रीवत आपको याद रखना पोटवार प्लेट्यू में है, और इट इज़ इन पाकिस्तान प्रेजेंटली। इट वाज मतलब उस टाइम पे लिंक कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। ओल्डेस्ट डेटिंग पेलियोलिथिक साइट ये है साउथ एशिया की। कितने ही साल पहले का इतिहास बताती है, लगभग 2 मिलियन ईयर एगो, इतना पुराना इतिहास जो है ये हमें बताती है। फिर उसका ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे ना हमें जो है वो जो जिस ह्यूमन एविडेंस मिलते हैं वो है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट अगर कहीं पर हुई होगी, या अर्ली ह्यूमन जो साउथ अफ्रीका से बाहर आए होंगे, तो उसके बाद भाई इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें तो यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिदवाना की अगर हम बात करें तो, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है वेस्टर्न राजस्थान में, और 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, यहाँ पर हमें वेरियस एविडेंसेस मिलती है। तो ये जो एविडेंसेस है, जो सिटीज यहाँ पे ओल्ड हमें मिल रही है, वहाँ पर हिंदू ट्रेडिशनल कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और इसको ना एक तरह से, ठीक है, मथुरा दास की जवाब ये कंसेप्ट भी आता है जो कि 12th सेंचुरी में प्रमोट हुआ था, ठीक है। ये छोटे छोटे रीजनल कंसेप्ट है। उसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना लोअर और मिडल पेलियोलिथिक स्टोन मिलते हैं, ये जो दिदवाना है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे लोअर पेलियोलिथिक के भी मिलते हैं, मिडल पेलियोलिथिक के भी एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो यानी कि दिदवाना जो है वो पेलियोलिथिक जो पूरा की पूरी फेज है उसके साथ लिंक करती है। फिर उसके बाद ये मोगारा हिल्स जोधपुर में, ये भी राजस्थान में है। पेलियोलिथिक टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक फैक्ट्री साइट है, लोअर मिडल और अपर, ठीक है। और जो इसमें यानी कि जो फैक्ट्री साइट जहाँ पे लोअर मिडल अपर एज वेल एज जो मेसोलिथिक टूल है वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब पेलियोलिथिक भी है और मेसोलिथिक टूल्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर उसका साबरमती वैली राजस्थान में है, पेलियोलिथिक टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। लूनी वैली याद रखना, ठीक है, अजमेर में है राजस्थान, यहाँ पे लोअर और मिडल पेलियोलिथिक मिल रहे हैं। लार्ज कलेक्शन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बोन्स यहाँ पे मिल रही है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर होती थी। फिर उसके बाद, ठीक है, रजौदी याद रखना, ये कहाँ पर है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की। और यहाँ पर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टोन फाउंडेशन, नो ब्रिक्स वर फाउंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो रजौड़ी है यहाँ पर जो है वो क्या है, रोजडी, यहाँ पर जो है वो ब्रिक्स नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे पॉटरी जो है वो हार्ट और रेड वेयर है, ठीक है। स्क्रिप्ट की बात करें अगर हम, तो याद रखना यहाँ पे ना ग्राफिटी विद साइन मिलती है जो कि इंडस की स्क्रिप्ट है, जो कि अभी तक डेसिफर्ड नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद कॉपर और ब्रॉन्ज के जो फ्लैट एक्सिस है वो भी यहाँ पे मिले। कल्पी आपको याद रखना, ये यमुना रिवर की बैंक पर, यमुना रिवर के साइड पर है, कहाँ पर है, ठीक है, जलौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और ये ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट
ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंसेस गंगा प्लेन्स को लेकर यहाँ पे मिलते हैं। बोन आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। पेंटेड ग्रे जो आपकी पॉटरी है वो यहाँ पर मिलती है। लेटर पीरियड की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म और शैविज्म के सेंटर भी ये है। टेराकोटा फिगराइंस भी यहाँ पर जो है वो डिस्कवर हुए हैं, यहाँ से रिकवर किए गए हैं। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना जहाँ पर ये है वहाँ पर क्या है, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यानी कि भीमबेटका केव्स पार्ट ऑफ रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्री हिस्टोरिक केव है और अर्ली ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उनके एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो पेलियोलिथिक मेसोलिथिक दोनों के यहाँ पर एविडेंसेस मिल रहे हैं। और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में अभी है प्रेजेंटली। और 44th कौन सी बनी है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। देन उसका टूल्स की अगर हम बात करें तो अर्ली पेलियोलिथिक मेसोलिथिक जो क्वार्टजाइट के टूल है वो भी मिल रहे हैं। कॉपर से बने टूल्स भी यहाँ पर जो है वो एज एन एविडेंस जो है वो हमें मिल रहे हैं। रॉक कट पेंटिंग को लेकर हम बात करें तो नेचुरल आर्ट यहाँ पर प्रमोट किया गया है रॉक कट पेंटिंग को लेकर, जो कि पेलियो मेसोलिथिक दोनों के साथ लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग के सीन्स हो गए, यहाँ पे जो सोशल लाइफ है जिससे वुमेन कोई काम कर रही है या कोई साइन लैंग्वेज हो गई या चिल्ड्रन प्लेइंग, तो वो सब के एविडेंसेस यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस साथ में याद रखना कि भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहाँ पे ऑस्ट्रिच एग शेल हमें मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अपर पेलियोलिथिक के है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है साथ में। उसके बाद देखो ये साइट्स ना डिटेल में है, मैप में है तो मैप में तो कवर करना साइट्स को जरूरी रहता है। तो मेहरगढ़ याद रखना यहाँ पर पाकिस्तान में हो गया, ठीक है। ये वाला साइट जो होगी कहाँ पर होगी आपकी, इंडिया में, कश्मीर में। उसका चिरंद यहाँ पर याद रखना बिहार में, ठीक है। ये वाली साइट्स हो गई, भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये हो गया इनम गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइट्स कुरनूल केव्स यहाँ पर हो गई। तो ये साइट्स आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आदमगढ़। आदमगढ़ जो है वो नर्मदा रिवर के किनारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक नेचुरल केव है, यहाँ पे रॉक शेल्टर पेंटिंग सब कुछ मिल रहा है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है, देखो केव्स ना शुरुआत में लोग रहने के लिए भी यूज किया करते थे ताकि वाइल्ड एनिमल से बच सके, ताकि बारिश हो रही है उसमें बच सके। तो वो वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर आपने साथ में लिंक करना। तो जो आदमगढ़ है यहाँ पर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक टूल्स दोनों मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंसेस भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद है हथनोरा, ये जो है वो मध्य प्रदेश में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। और ध्यान रखना यहाँ पे ना ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स है ना उनके एविडेंसेस मिलते हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर ये साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली साइट जहाँ पर हमें जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स के जो है वो एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हो सकता है कि ये वो साइट हो जहाँ पर अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन हो, मतलब ह्यूमन लाइफ का एवोल्यूशन जो है वो यहाँ से हो सकता है। फिर उसके बाद है बगहोर। बगहोर की अगर हम बात करें तो सोन वैली में लोकेटेड है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये। और यहाँ पर पेलियोलिथिक मेसोलिथिक टूल हमें मिल रहे हैं, ठीक है। मदर गॉडेस की वर्शिप यहाँ पर होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर फिर एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब यहाँ पर ना स्टिल जो अभी यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना उसको अभी भी स्टिल जो है वो ट्राइबल जो कम्युनिटीज है फॉलो कर रही है। तो मतलब जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही है उनकी जो गॉडेस है वो मदर गॉडेस को फॉलो कर रहे हैं। मेसोलिथिक फेज भी यहाँ पर है, ठीक है। और साथ में आपका जो अदर फेजेज है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होती है। फिर उसका आता है बगोर, कहाँ पर है, राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेट पेलियोलिथिक मेसोलिथिक और अर्ली चालकोलिथिक एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। और ये साइट को किसने एक्सप्लोर किया है पहले, सबसे पहले, ठीक है, डॉक्टर एलएस लेशनिक ने कब किया था, 1967 में। और बाद में इसको किसने एग्जीक्यूट किया है, वीएन मिश्रा ने 1973 से लेकर 1977 के बीच में। चौपानी मंदो, ठीक है, ये जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कि कौन सी नदी के किनारे पर है, लेफ्ट बैंक है बेलन रिवर का, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पेलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक तीनों साइड्स हमें मिल रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उससे रिलेटेड प्लस हमें वाइल्ड राइस के एविडेंसेस मिले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि वाइल्ड राइस के एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक कल्चर, जो नियोलिथिक में हम बात करें ना कि सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो गया, तो भाई उसके एविडेंसेस यहाँ पर है, ठीक है। लेका हेयर, ये जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। यहाँ पर अपर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। सीजनल हैबिटेशन का कंसेप्ट यहाँ पर आता है, मतलब क्या है कि जैसे बारिश हो रही है केव्स में जाकर छुप जाओ, ठीक है, केव्स में जाकर रहना शुरू कर दो, या फिर ठंड हो गई है तो केव्स में चले जाओ, गर्मी हो गई है प्लेन्स में एंटर कर जाओ, इस तरह से। माइक्रोलिथ के एविडेंसेस है, यहाँ पे ब्यूरल साइट्स डिस्कवर हुई है जिसमें हमें ना अर्लीस्ट पता चलता है सबसे पहले कि भाई ह्यूमन ब्यूरल जो है वो भारत में हुआ करते थे। फिर उसका ग्रेव गुड्स यहाँ पर है, ठीक है, जैसे माइक्रोलिथिक टूल्स या अदर जो बिलीव्स है वो हमें मिलते हैं। तो हमें इसको ये पता चलता है कि जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट टूल्स ऑर्नामेंट्स को उसके साथ ही जो है वो एक तरह से जो है वो
ब्यूरल यानी कि दफना देंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई ये मानते हैं कि हो सकता है कि अगले जन्म में जाकर इनको वो यूज़ करें। देन उसका ध्यान रखना, यहाँ पे नो क्रेमिक्स मिलती है, और प्लस साथ में पता चलता है यहाँ पर प्री न्यूलिथिक स्टेज है। इंपॉर्टेंट याद रखना यहाँ पे कि रिचुअलिस्टिक ब्यूरल प्रैक्टिस यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी। यहाँ पे प्रॉपर पूरा जो है क्या हो रहा है, कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उसका आता है भोरी। भोरी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुकादी रिवर है जिसके बैंक पर ये है, पुणे में, महाराष्ट्र में। कल्चरल फेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो लोअर पेलियोलिथिक साइट है ये महाराष्ट्र में। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टजाइट टूल का यूज़ किया गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई ये वो अर्लीस्ट जो है वो साइट है जो ऑलमोस्ट डेटेड है, मतलब इसके बारे में पता चलता है कि रेफरेंस मिलता है कि हाँ ये एग्जैक्ट साइट है, इसका रेफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे अर्ली होम्योनिन की प्रेजेंस है डक्कन प्लेट्यू को लेकर। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टूल कल्चर है ना, वो क्लाइमेट और वोल्केनिक इवेंट के साथ लिंक करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पेईसरा, ये बिहार में है, ठीक है। पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट है। यहाँ पे ना स्टोन वर्किंग साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन यहाँ पर बनाया जाता था, उसको फर्निश किया जाता था, सेमी फर्निश टूल्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हट्स का कंस्ट्रक्शन देखा गया है, टेम्पररी शेल्टर्स जो है यहाँ पे जो है वो मिले हैं। और रॉ मटेरियल जो है वो टूल बनाने के लिए यानी कि हथियार बनाने के लिए कौन से यूज़ कर रहे हैं, स्टोन, मोस्टली स्टोन, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ना हमें 8 पोस्ट होल्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीजनल माइग्रेशन और शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लिंक होता है। अपर पेलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक की रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो यहाँ पर लोग रहते थे उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया था हिल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। देन उसके बाद दारी दुंगरी, ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये साइट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, ठीक है, हुसंगी, ये जो है वो कर्नाटका में है। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको ना ये याद रखना है कि ये जो ऐसी हैबिटेट है जहाँ पे आपको ना एक बंद सोसाइटी के बारे में मिलता है, मतलब पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स कहाँ कैसे लाइव कर रहे हैं, बैंड सोसाइटी में। बैंड मतलब क्या हो गया, एक तरह से ग्रुप बनाकर, ग्रुप्स में जो है वो रह रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन यहाँ पर है, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है। निवासा, ठीक है, याद रखना, ये महाराष्ट्र में है, ये साइट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टी लेवल सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है, पेलियोलिथिक और चालकोलिथिक साइट से दोनों की दोनों यहाँ पे मतलब उसमें इंक्लूड हो रही है, जो आपको फैक्ट। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं ना इनसे रिलेटेड, तो ये आती है पत्ने, ठीक है, चलीसगोन, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ना ऑस्ट्रिच एग सेल मिले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहा है कि पीस ऑफ बेड जो थे वो ऑस्ट्रिच एग शेल के बने हुए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट वो किसके साथ लिंक करते हैं, फिर पेलियोलिथिक कल्चर के साथ। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि वो एज एन ऑर्नामेंट भी इनको यूज़ किया करते थे, ठीक है। पल घाट आपको याद रखना, केरला में है, ठीक है। पल घाट पास जो है उसके पास में है ये, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट को केरला और तमिलनाडु के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लोअर और मिडल पेलियोलिथिक फेज उसके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ पे हमें क्वार्टजाइट टूल मिले हैं, ठीक है, चॉपर्स मिले हैं, फ्लेक्स मिले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखना कि यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज, टूल इंडस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट है ना उससे रिलेटेड एविडेंसेस मिल रहे हैं। प्लस साथ में हमें ये भी पता चलता है कि हो सकता है ना कि ये रूट हो, तो पास का मतलब ही होता है ना कि दो रीजन को कनेक्ट करने वाला, तो हो सकता है कि लोग इस जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है। अतिराम पकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तमिलनाडु में ये है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द चेन्नई, जो कि ब्रिटिश ने डिस्कवर करी थी 1863 में। और कौन थे वो ब्रिटिश, रॉबर्ट ब्रूस, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट स्टोन एज टूल हमें जो है वो मिलते हैं, और अभी स्टिल यहाँ पर जो है वो डिस्कवरीज हो रही है। ये एक ना ओपन एयर पेलियोलिथिक साइट है, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिक फैक्ट हो गया इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे टूल्स में क्वार्टजाइट में हमें मिल रहा है, ठीक है। प्लस आपको एक फैक्ट याद रखना कि यहाँ पे ना जो आपके एनिमल्स, 3 एनिमल्स के फॉसिल टीथ मिले हैं, जैसे हॉर्स हो गया, व्हाइट बुफेलो हो गया, नील गाय। ये इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है कि भाई कहाँ पर हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, तो वो इस साइट में मिले हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, पलावरम। पलावरम चेन्नई में ही है, तमिलनाडु में। और याद रखना यहाँ पे इसको किसने डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्रूस फोटे ने, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। तो ये एक डाटा तो ये भी हो गया, एक फैक्ट ये भी हो गया। फिर उसके बाद कल्चरल एस्पेक्ट आपको याद रखना पेलियोलिथिक साइट्स को लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट प्री हिस्ट्रिक साइट अगर कोई डिस्कवर हुई है ना तो वो यही है, जहाँ से जो है वो साइंटिफिक प्री हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है। और इसकी शुरुआत वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही हो गई थी, जिसको हम अलेक्जेंडर कुनिंगम के साथ भी लिंक करते हैं कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। टूल जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो क्वार्टजाइट है। इसके बाद अदर बहुत सारे टूल्स भी, जैसे क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, हैंड एक्सेस हो गए, वो तो यहाँ पे बनाए ही जा रहे हैं कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद
जो ये साइट है ना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ईस्टर्न घाट और जो कोस्टल प्लेन्स है उनके साथ भी लिंक अप करती है। नेक्स्ट उसके बाद आती है संगहो केव्स। ये केव्स जो है वो पाकिस्तान में है, क्वार्टजाइट टूल यहाँ पर मिलते हैं और आपको याद रखना कि यहाँ पर लॉट ऑफ बुरेम्स हमें मिलते हैं। उसके बाद है लिंक्स उगर, ठीक है, ये कर्नाटका में है, ठीक है, और यहाँ पर पॉलिश स्टोन एक्सिस हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और ये पहली साइट है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर फ्रॉम इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है गुदियम केव, ठीक है, तमिलनाडु में ये है केव। चित्तूर केव याद रखना आंध्र प्रदेश में, चित्तूर साइट भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे ब्लेड टूल्स हमें मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है और ये कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट जोन के साथ लिंकअप करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मच अरला, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर लोअर से लेकर मिडल पेलियोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं, हैंड एक्सिस है, क्लीवर्स है, लार्ज फ्लेक्स है, क्वार्टजाइट यूज किया जाता है एज एन रॉ मटेरियल जो बेसिक। उसके बाद यहाँ पे ना ये याद रखना कि जो टूल मेकिंग इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर कोलिंग हो जाती है। तेरी साइट्स तमिलनाडु में है, ठीक है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना कि रेड स्टोन डून्स फॉर्मेशन यहाँ पर है और यहाँ पर मिडल से लेकर अपर पेलियोलिथिक के साइट्स के जितने भी एविडेंसेस है वो यहाँ पर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। और रॉबर्ट जो ब्रूस थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उडियाई आपको याद रखना तमिलनाडु में है, ठीक है, ठीक है, कुडालोर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर भी आपको लेट जो पेलियोलिथिक से लेकर मीजोलिथिक के साइट्स के जो एविडेंसेस मिलते हैं, माइक्रोलिथ फ्लेक कोर टूल्स यहाँ पर है, क्वार्टजाइट यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट, और मरीन शेल भी यहाँ पे और फॉसिल वुड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुरनूल आपको ध्यान रखना इट इज इन आंध्र प्रदेश, अपर पेलियोलिथिक साइट है, एविडेंसेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। रेस्ट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, बट लेकिन ना यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना कि रिहानोसोर्स का एविडेंस यहाँ पे मिल जाता है, हॉर्स का मिल जाता है, टाइगर का मिल जाता है, लेपर्ड का मिल जाता है। तो साइट्स को लेकर ना ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा कहाँ पर किस तरह का एविडेंस जो है वो हमें मिल रहा है और उसी अप्रोच के साथ जो है वो हमें जो है वो इसको कवर भी करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है रानी गुंता, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट साइट है ये भी। और इससे रिलेटेड फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कल्चरल एवोल्यूशन हो रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो अर्ली लाइफ थी ना, जैसे हंटर गैदरिंग है, तो वहाँ से फिर साउथ में जो है वो सेटल लाइफ भी शुरू हो गई थी और हंटिंग गैदरिंग भी चल रही थी, तो दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। फिर उसके बाद मल प्रभा गत प्रभा वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे, जैसे टूल मिल जाएंगे क्वार्टजाइट के बने हुए। यहाँ पर हिरन वैली गुजरात में है, सौराष्ट्र रीजन में, यहाँ पर भी एविडेंसेस मिल जाते हैं। पहलगाम अनंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट JNK, पहलगाम इंसिडेंट भी हुआ था ना, तो उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैंड एक्सिस फ्लेक्स यहाँ पर जो है वो डिस्कवर हुए हैं और इसको ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा गया है, मतलब अभी भी जैसे टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पर भी थी। लूनी वैली आपको याद रखना ये जो है राजस्थान में है, यहाँ पर भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। बृहद ये झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी आपको लोअर मिडल पेलियोलिथिक के साइट्स मिल रहे हैं, हैंड एक्सिस यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लेवर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, फ्लेक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो है क्वार्टजाइट। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास रॉ एविडेंसेस जो है वो मतलब वेरियस टूल्स हो गए और उनसे रिलेटेड एविडेंसेस हो गए और उनका जो मेन जो है वो रॉ मटेरियल। अनंतपुर, अनंतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ ऑफ द दिल्ली, ठीक है, बदरपुर हिल्स में। यहाँ पर हमें ना जो टूल्स मिल रहे हैं वो किससे बने हैं, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। तो यहाँ पे ग्रेनाइट से बने हुए टूल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, और एक तरह से यमुना रिवर के ट्रेसेस के साथ भी लिंक करता है। देन उसका बुधा पुष्कर अजमेर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ओल्ड बुधा पुष्कर लेक रीजन में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस और स्टोन दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो लोग हैं वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वाटर है, पानी के आसपास की जगह पे लोग रह रहे हैं। देन उसके बाद संदर्भ, ठीक है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट हो गई। अब आपको साइट्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद कोलोशी केव, ठीक है, याद रखना ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। पिंजोर ये हरियाणा में है, लोअर पेलियोलिथिक साइट है जहाँ पर आपको वेरियस टूल्स मिल जाएंगे। मंडोवी वैली जो कि गोवा कर्नाटका में है, दोनों रीजन में आती है, यहाँ पर भी एविडेंसेस मिल जाएंगे। पल्लक्कड ये आपका केरला में हो गया, मिडल और जो आपका लोअर पेलियोलिथिक साइट है वो यहाँ उसके एविडेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसका सुंदरगढ़ ये उड़ीसा में हो गई, ठीक है, मेसोलिथिक के साइट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। संबलपुर उड़ीसा में हो गई, यहाँ पर ये महानदी बेसिन में ये है, तो यहाँ पर भी आपको इनके एविडेंसेस मिल जाएंगे और अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। उसका है बुनकुरा वेस्ट बंगाल में ये है, यहाँ पर हमें ना स्टोन डिस्कवरीज मिली है इन हिल्स में। प्लस साथ में याद रखना यहाँ पे जो टूल्स है, हैंड एक्सिस है, चॉपर्स है और फ्लेक्स, ठीक है,
इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद देखो पेलियोलिथिक साइट्स अगर हम मैप में बात करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इंक्लूडेड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे और आप इनका प्रिंट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद ये साइट्स कुछ डिटेल में है, कौन सी कब कब कहाँ पर मिली है, इस तरह से एविडेंसेज यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं। सोहन वैली आपको याद रखना लोअर पेलियोलिथिक एज में, ठीक है, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ जो पंजाब रीजन है पाकिस्तान में वहाँ पर। तो यहाँ पे सुनैनियन कल्चर मिलता है और इस कल्चर का एक्सटेंशन अगर हम बात करें थोड़ा थोड़ा शिवालिक जो हिल्स है उनके साथ भी लिंक करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि शुरू में ना लोग जो है वो हिली एरियाज में रहा करते थे, वो भी स्टीप साइड पे। तो ये एविडेंस हमें यहाँ पर जो है वो एक फैक्ट पता चल जाता है। लास्ट बेला बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये साइट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। तो देखो साइट्स को लेकर मैंने ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल में इंक्लूड किया हुआ है, आपको एक रेफरेंस भी मिल जाएगा, आपको मैप में मिल जाएंगे, आपको जस्ट इनको जो है वो लर्न करना है। फिर उसके बाद हड़प्पन कल्चर के बारे में बात करते हैं, जहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी एक तरह से शुरुआत होती है। एंड हम इसको जो है वो कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में कंप्लीट करें। तो हड़प्पन कल्चर से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, यहाँ से हमारी एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो शुरू भी होती है। तो हम किस फेज की बात करते हैं, जो हड़प्पन कल्चर है, ये जो सिविलाइजेशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली, ठीक है, मैच्योर और लेटर फेज। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 3000 से लेकर जो है वो 1000 BC तक हम इसको लिंक अप करते हैं, जिसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। हमारे जो साउथ एशिया में स्पेशली बात करते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक्सटेंडेड है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक तरह से वर्ल्ड में उस टाइम पे जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, तो उस टाइम पे वर्ल्ड की 4 जो है वो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसमें आप इजिप्ट, मेसोपोटामिया और साथ में आपकी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ में चाइनीज सिविलाइजेशन। जो डिस्कवरीज है, देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना, तो उसके बाद ये डिस्कवरीज हुई। मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो डिस्कवरी है ना, ये 1920 के और 1930 के बीच में हो रखी है, ये डिस्कस करेंगे। जैसे ऑफिशियली इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1924 में जो है वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था कि ये कोई सिविलाइजेशन है। जॉन मार्शल थे, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था कि नई जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो है वो वर्ल्ड में डिस्कवर हो गई है। तो इस तरह से ये साइट्स है, ये हमें जो है वो क्लियर पता होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके सुरतगोई हो या सुरकोटड़ा हो, सारी जो है वो जितनी भी साइट्स है ना आपको याद होनी चाहिए। प्लस साथ में ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड कौन कौन सी है वो भी हमें याद करनी है। प्लस ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी साइट जो है वो किस नदी के किनारे पर है। जैसे हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें इंडस के, तो बाकी भी ऐसी सारी हमें कवर करनी है। रोपड़ की बात करें तो सतलुज नदी के किनारे पर है, ऐसे। तो ये सारी हमें पता होनी चाहिए, तो ये आप इस मैप से कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखो कौन कौन सी नॉन साइट्स है, तो वेस्ट में, ठीक है, सुतकागन, ठीक है, दौर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ईस्ट में अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। साउथ में बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नॉर्थ में अगर बात करें तो मंडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और सुरतगोई याद रखना नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, बट लेकिन समटाइम्स हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इंक्लूड भी नहीं करते, हम इसको चालकोलिथिक फेज में ऐड कर देते हैं। बट लेकिन ये 4 तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके बाद मेजर रिवर्स जैसे इंडस हो गई, घाघरा, हरका रिवर्स हो गई, ठीक है, सरस्वती के साथ भी इसको लिंक किया जाता है कि जो पहले मतलब कहा जाता है कि सरस्वती रिवर आज के टाइम पे क्या है, घाघरा हरका रिवर है। उसके बाद अदर रिवर्स जैसे रावी, सतलुज, चनाब और अदर जो ट्रिब्यूटरीज होगी वो भी इन सेटलमेंट को सपोर्ट करती है। तो इसमें देखो सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। अब की फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिटेल में भी इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो जो हड़प्पा है ना, आपको इससे रिलेटेड क्या फैक्ट याद करने हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। कौन सी नदी के किनारे पर आ रहे हैं, रावी बैंक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर ना सैंडस्टोन स्टेच्यूज मिलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के, यहाँ पर ग्रेनरीज है, यहाँ पर बुलॉक कार्ट है। उसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पे अर्बन कल्चर के बारे में हमें जो है वो पता चलता है। मोहनजोदड़ो जिसको जो है वो माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, आर डी बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। इंडस रिवर के बैंक पर ये लोकेटेड है, पंजाब पाकिस्तान में। यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेनरी मिलती है और ब्रोंज डांसिंग गर्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पशुपति सील भी मिलती है जो कि महादेव के साथ लिंक करती है। और यहाँ पे ना एक स्टेच्यू मिलता है बियर्ड मैन का, प्लस साथ में अ पीस ऑफ विवन क्लोथ्स भी यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुत का गेंद्रोर, ठीक है, ये जो है वो स्टेन ने जो है वो 1929 में इसको डिस्कवर किया था बलूचिस्तान में, ठीक है। और ये एक ऐसी ट्रे साइट है जहां पर हम कह रहे हैं कि हड़प्पा और जो बेबीलोन है उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है। चौहनोदारो एनजी मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया है 1931 में, सिंधु नदी के किनारे ये यहाँ है। और यहाँ पर याद रखना बियर्ड मेकर शॉप्स, यहाँ पर ब्रेड मेकर शॉप्स यहाँ पर मिल जाएगी। और फुटप्रिंट ऑफ डॉग, ठीक है, चेजिंग अ कैट, इसके एविडेंसेस भी हमें यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं।
अमेरी आपको याद रखना है एनजी मजूमदार ने डिस्कवर किया 1935 में, इंडस के ही बैंक पर है। और यहाँ पर ना एंटीलोप के एविडेंसेस हमें जो है वो मिलते हैं। कालीबंगन याद रखना, घोष ने इसको भी डिस्कवर किया है 1953 में, राजस्थान में घग्गर बैंक पर है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे पर है। यहाँ पर हमें फायर अल्टार मिलते हैं बड़े बड़े, कैमल बोन्स मिलती है, और वुडन प्लो भी यहाँ पर मिलता है। याद रखना, अभी लोहे से बना हुआ प्लो नहीं यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर वुडन प्लो जो है वो हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद लोथल की बात करते हैं, जो कि आर राव ने डिस्कवर किया है 1953 में, और गुजरात में, ठीक है, ठीक है, भगोवा रिवर के किनारे पर। और ये गल्फ ऑफ कैम्बरले के साथ, कैम्बे के साथ भी लिंक करती है। यहाँ पर ना कहा जाता है कि जो लोथल है वो फर्स्ट मैन मेड पोर्ट भी है, और इसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइस हस्क मिल रहे हैं, फायर अल्टार मिल रहे हैं, चेस प्लेइंग कंसेप्ट भी यहाँ पर देखा गया है। सुरकोटड़ा, ठीक है, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया है गुजरात में 1964 में। यहाँ पर ना हॉर्स की बोन्स के एविडेंसेस मिलते हैं, और बियर्ड। देन उसका ध्यान रखना, बनवली, इसको किया है आर एस बिस्त ने 1974 में, हिसार में हरियाणा में। बियर्ड यहाँ पे मिल रही है, बरेली यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं प्री, और जो आपकी प्री हड़प्पन साइट्स और हड़प्पन कल्चर है उसके, तो यानी कि अर्बन कल्चर यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद है धोलावीरा, आर एस बिस्त ने डिस्कवर किया था 1985 में, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर ना वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर्स जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एक साइट्स को ना डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हड़प्पा पहली साइट है जो डिस्कवर हुई थी, यहाँ पे ना बेक्ड ब्रिक मिलता है, बेक ब्रिक याद रखना। और मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो आपके मोहन जो जुदारो है, जो आपकी पूरी सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे ना बर्ट ब्रिक को यूज किया है। सन ड्राई ब्रिक को कहाँ पर यूज किया है, मेसोपोटामिया में। बेसिक फैक्ट है। यहाँ पर ना लार्ज ग्रेनरी, फोर्टिफाइड वॉल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो वेट्स थे वो प्रॉपर पूरे स्टैंडर्डाइज थे। ठीक है, और यहाँ पे ना एविडेंसेस में ना हमें कॉटन जो कफिन है ना, कफिन ब्यूरल्स मिलते हैं, जिसको ममीज बोलते हैं ना, वो वाला एविडेंस यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद मोहनजोदारो की बात करें तो ग्रेट ये बात यहाँ पे मिलता है। अर्बन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज से बनी हुई वो यहाँ पर मिलती है। ग्रेनरी यहाँ पर है, पिलर असेंबली हॉल है, प्राइवेट वेल्स है। ठीक है, यहाँ पर हमें बियर्ड मैन का स्टैचू मिलता है, पशुपति सील मिलती है, यूनिकॉर्न सील्स मिलती है। और याद रखना, मोहनजोदारो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रेजेंटली इट इज इन पाकिस्तान। देन उसके बाद सुतकगन दौर वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, ऑलमोस्ट अरेबियन सी के साथ लिंक करती है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेड पोस्ट ये हुआ करती थी, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड एंड कमर्स हुआ करता था यहाँ से। अमेरी प्री हड़प्पन एविडेंसेस और अर्ली हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, कोर्स पोर्ट्री मिलती है, अर्ली फार्मिंग टूल्स मिलते हैं। और फोर्टिफाइड याद रखना कि पूरी जो आपकी सिविलाइजेशन है ना, उसके चारों साइड पे क्या है, दीवारें ऐसी बड़ी बड़ी लगी हुई है। फिर उसके बाद है चौहनादारो, ठीक है, ओनली मेजर आईवीसी साइट जहाँ पर सिटाडेल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो फैक्ट आते हैं, सिटाडेल और कॉमन टाउन। ये हो गया सिटाडेल, ये सारी की सारी होगी कॉमन टाउन। सिटाडेल जनरली जो रॉयल जो थे ना उनके लिए था, चाहे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और जो कॉमन टाउन थी वहाँ पे आम लोग रहते थे। तो जो चौहनादारो है यहाँ पे सिटाडेल नहीं मिलता। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोट दीजी इंडस रिवर के ईस्ट बैंक पर है, अपोजिट टू मोहनजोदारो। तो जैसे अगर मान लो ये मोहनजोदारो है ना, ये मोहनजोदारो, तो इसके ईस्ट बैंक पर यहाँ पर होगा कोट दीजी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ना इसमें जो एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चरल फेज के। अब देखो, ये सिर्फ मैंने आपको एज एन एविडेंस बताया है। देखो कि ईस्ट साइड पर अगर देखो, यहाँ से हम राइट साइड पे देख रहे हैं ना इंडस रिवर को, तो ये से फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा राइट, ये लेफ्ट हो गया। लेकिन जब यहाँ से रिवर की बात करते हैं तो ये राइट, ये लेफ्ट हो गया। तो इसके ईस्ट में फिर यहाँ पर कोट दीजिए आ गया, तो इसको हम कोड लिंक करके मैप में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना गनेर वाली, ठीक है, ये जो है वो अनएग्जीक्यूटेड साइट है, अर्बन कल्चर यहाँ से लिंक कर रहा है। बालाकोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कराची रीजन, कराची सिटी मतलब क्लोज टू मॉडर्न कराची, और बालाकोट स्ट्राइक भी हुए थे ना, उसके साथ लिंकअप कर जाता है। ठीक है, शुर्तगोई, ठीक है, याद रखना ये नॉर्थर्न ट्रेड आउटपोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आईवीसी की। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेट, सील, पोल्ट्री भी मिल जाएगी। अदर साइट्स, रोपड़ आपको याद रखना फर्स्ट हड़प्पन साइट है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में मिलती है, रूपनगर भी इसको कहा जाता है। और ये किसने यहाँ पर जो है वो हमें हड़प्पन जो आपके जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है ना, ये जो मेच्योर, उसके एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कालीबंगन, ठीक है, फायर अल्टार मिलते हैं। कालीबंगन याद रखना यहाँ पे बैंगल्स के साथ भी लिंक किया जाता है, तो एक तरह से कहा जाता है कि इंडस्ट्री थी यहाँ पे। टेराकोटा बैंगल्स जो है वो अबंडेंस में हमें मिलती है। और यहाँ पे ना आपको वर्ल्ड की पहली एक यूनिक डिस्कवरी मिलती है, वो है प्लो एग्रीकल्चरल फील्ड, मतलब हल चलाए हुए खेती यहाँ पे मिलती है। उसका लोथल पोर्ट सिटी कहते हैं, लोथल को डॉकयार्ड बोलते हैं। डबल ब्यूरल यहाँ पे मिलता है, बियर्ड फैक्ट्री यहाँ पे मिलती है, वेयर हाउस यहाँ पर है। और मैरीटाइम ट्रेड, डबल ब्यूरल मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ मर गए एक साथ, जो उनको जो दफना दिया, वो वाला एग्जाम्पल। दहमाबाद साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ब्रोंक्स स्क्रिप्चर्स, चैरिट यहाँ पे मिलता है, बुल यहाँ पे मिलता है, एलिफेंट के एविडेंसेस मिलते हैं।
और जो लेटर हड़प्पन फेज है उसके एविडेंसेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आलमगीरपुर ईस्टर्न वो साइट हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। देसलपुर आपको याद रखना, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन देखने को मिलती है हाई लेवल पर। सुरकोटड़ा आपको याद रखना कि यहाँ पे कहीं कहीं पर ना हॉर्स बोन्स मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हॉर्स को नहीं इंक्लूड करते, बट लेकिन अभी अभी हमें बोन्स के एविडेंसेस मिल रहे हैं। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये जो धोलावीरा सिटी है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक फैक्ट ये याद रखना है कि कौन सी ऐसी साइट है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज धोलावीरा। तो यहाँ पे अर्बन जोनिंग है, रिजर्वॉयर्स है, और ना याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस साइट से क्रॉस करती है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिटी की नोन, यहाँ पे डीएनए सैंपलिंग से हमें वेरियस एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। उसके बाद बनवली याद रखना, यहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन है, मैसिव डिफेंस वॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है ना कि कोई भाई जो है वो बाहर से क्या करता हो, कोई जो है वो अटैक करता हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ना भगवानपुरा, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर यहाँ पे हमें मिलता है, वैदिक एविडेंसेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं स्पेशली अर्ली। मंडा आपको याद रखना पीर पंजाल रेंज में ये है, नॉर्दर्न मोस्ट आईबीसी की साइट है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग शुर्तगोई, अगर हम शुर्तगोई को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे ना टिम्बर फ्रॉम हिमालयाज उसकी ट्रेड के एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। कुंतसई आपको याद रखना माइनर पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ में। इंपॉर्टेंट डॉक और स्टोरेज स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए जो आता है वो था नागेश्वर, ठीक है। शेल बेंगल प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है, ये साइट क्लोज टू है अरेबियन सी, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है फरमाना रिच सिमेंट्री यहाँ पर है, और 60+ ब्यूरल्स यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पे ना एक तरह से सोशल स्टेटिस्टिफिकेशन के साइड मिलते हैं, और ये क्लियर एविडेंस दे रहे हैं हमें प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट के, और वो भी कौन सी, रिच अर्बन डेवलपमेंट के एविडेंसेस। तो हड़प्पन सिमेंट्रीज का बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ से मिलता है। फिर उसके बाद फेजेस की बात करते हैं, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें कौन कौन सी फेजेस आती है। तो ये देखो आती है सबसे पहले अर्ली फेज हो गया, अर्ली हड़प्पन फेज। फिर उसका मेच्योर, फिर लेटर। अर्ली 3300 से लेकर 2600 बीसी तक। उसका मेच्योर की बात करें तो 26 से लेकर 1900 बीसी। तो जितनी साइट्स के बारे में हमने बात करी ना, तो उनके एविडेंसेस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद लेटर अगर हम बात करें तो वो आते हैं 1900 से लेकर 1300 तक। तो इसके बाद फिर वैदिक कल्चर जो भारत में शुरू होता है। तो अर्ली जो फेज है ना, अगर हम बात करें तो वो हरका फेज है, मतलब यहाँ पे घाघरा हरका वैली में हमें मिलती है, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके अराउंड में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंडस स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलते हैं, जिसको अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया गया है। यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, ठीक है, और ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताती है। ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर था, तो अर्बन एरियाज जो है वो ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। वहां से क्या हो रहा है, बहुत इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पर हो रही है। ट्रेड में देखो पीज हो गया, सिसमे सीड्स हो गया, डेट्स हो गए, कॉटन, ये सबको जो है वो फॉलो किया जा रहा है। कोट दीजी रिप्रेजेंट करती है फेस, जहां पे हम कह सकते हैं कि मैच्योर हड़प्पन फेस थी। 2600 बीसी के अराउंड अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक मैच्योर फेज में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पर फिर जो मैच्योर की बात करते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाती है। फिर उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो 1800 बीसी के अराउंड हुआ। तो उसके कारण बहुत रहते हैं, जैसे आर्यंस का अराइवल हो गया, या कोई भूकंप, फ्लड वगैरह आ गए, वो सब। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए ध्यान रखना है टाउन प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब मैच्योर फेज की आप बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम में सबसे पहले तो याद रखना कि जो पूरी की पूरी साइट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो अपर रीजन हो गया, उठा हुआ रीजन होता है, उसको बोलते हैं टाउन को सिटाडेल, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर रीजन होगा उसको बोलते हैं टाउन, लोअर टाउन, ठीक है, जो कि बर्न्ट ब्रिक की बनी हुई थी। तो जो ऊपर वाला रीजन था सिटाडेल, वहां पर कौन रह रहा है, रूलिंग क्लास। बट लेकिन मोनार्क सिस्टम यहाँ पे नहीं था, तो कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे वो लोग जो है वो सिटाडेल में रहा करते थे। और जो लोअर टाउन थी वो पूरी ग्रिड सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। ग्रिड सिस्टम मतलब इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ था सड़कों का, रोडों का, ठीक है, सब एक चौराहे पर आके जो मिल रही है सिस्टम सारा। ग्रेनरीज यहाँ पे देखी जाती है। हड़प्पन जो सिटीज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था बनाने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ग्रेनरीज एक्ट एज अ स्टोरेज, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कोई चैलेंज आ रही है, तो उस टाइम पे ग्रेनरीज को जो है वो फॉलो किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोर्टयार्ड, बाथरूम थे प्रॉपर पूरे। कालीबंगन में हमें वेल्स मिलते हैं, ठीक है, पर्सनल वेल्स जो है वो थे, कुएं, पर्सनल कुएं भी थे, ये भी आपने फैक्ट याद रखना। और उसके बाद ना
आपको एक फैक्ट क्लियर पता होना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो बहुत क्लियर था। बहुत क्लियर होने का मतलब क्या होगा कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज थी। ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपर पूरा ध्यान रखा जाता था कि किस तरह से कौन से पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, किस तरह से जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, वो सभी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो मोस्टली फ्लड प्लेन्स पे एग्रीकल्चर होता था सिटी से बाहर, ठीक है, और सिटीज़ को मेनली एज एन सेंटर जो है वो फॉलो किया जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और अर्लीस्ट पीपल जो थे वो कॉटन को भी प्रोड्यूस करते थे, तो इंडस पीपल का एविडेंस हमें यहाँ से एक मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको याद रखना कि यहाँ पे सेमी एरिड लैंड्स भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे इरिगेशन के लिए जो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कनाल सिस्टम भी वहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे एविडेंसेस हमें कनाल्स के भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप शुर्तगोई एक कॉमन एग्जांपल हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान में है। पंजाब और सिंध में ऐसे एविडेंसेस हमें नहीं मिलते, ठीक है। एनिमल रियरिंग लार्ज लेवल पर थी, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन्स जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, और आज भी आप देखोगे ना पंजाब और जो आपका पाकिस्तान वाला पंजाब है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कैटल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मोस्टली आपको जिस तरह से यहाँ पे सील्स मिलती है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिलती है, रेगुलेटेड वेट मिलते हैं, मेजर्स मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इकोनॉमी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इकोनॉमी इनकी अच्छी खासी होगी। तो ये स्टोन में व्यापार कर रहे हैं, मेटल में व्यापार कर रहे हैं, शेल में व्यापार कर रहे हैं, और बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, करेंसी नहीं थी, ठीक है। और ट्रेड अरेबियन सी के थ्रू वेस्ट के साथ भी हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और चाइना के साथ भी व्यापार करते थे। तो ओवरऑल क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसमें ब्रोंज का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। खितरी कॉपर माइंस जो कि राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट। टिन कहते हैं कि अफगानिस्तान में होगा, टिन की पॉसिबिलिटी अफगानिस्तान में रहती है। टेक्सटाइल इंप्रेशन बहुत अच्छे थे, एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। ब्रिक लेइंग स्पेशली याद रखना, बर्ट ब्रिक को ये लोग इस्तेमाल करते थे। बोट मेकिंग भी जानते थे, बीड मेकिंग भी जानते थे, सील मेकिंग का एविडेंसेस भी था। टेराकोटा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्राफ्ट है। यानी कि यहाँ के जो अर्बन लोग हैं वो अर्बन कल्चर, अर्बन जैसे जॉब्स होते हैं ना, काम होता है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो डेकोरेशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ये लोग जो है फोकस करते थे। और जो ज्वेलरी है वो सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स की बनी होती थी, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो वेरी फ्यू रिटर्न मटेरियल जो है वो हमें मिलता है रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशंस, बट लेकिन कोई टेंपल नहीं था। पहला याद रखना, कोई टेंपल नहीं मिलता, दैट मीन्स कि लोग नेचर को वर्शिप कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हड़प्पन्स जो है वो मोस्टली मर्चेंट क्लास थी जिन्होंने इसको रूल किया था, ठीक है। और ओवरऑल एविडेंसेस भी हमें ऐसे ही मिलते हैं। देन उसका रिलीजन याद रखना, तो रिलीजन हड़प्पा में अगर हम बात करते हैं तो टेराकोटा फिगराइन हमें मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो गॉडेस है हम लिंक कर सकते हैं कि वुमेन को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती थी। और हड़प्पा में अगर हम बात करें तो अर्थ को एज एन फर्टिलिटी गॉडेस के साथ भी लिंक किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और वर्शिप किया जाता है, बाकी सेम मैनर तो है वो इजिप्टियन में भी था वर्शिप का, वो नाइल गॉडेस को वर्शिप करते थे। तो दोनों को ऑलमोस्ट लाइक कि जो वुमेन है वुमेन को एज एन गॉडेस, जैसे हम धरती माता कह रहे हैं ना, वो एक रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही है। मेल डाइटी की अगर हम बात करें ना तो हमें 3 डिफरेंट कंसेप्ट मिलते हैं, ठीक है। एक तो देखो पशुपति योगी पोस्टर पे हमें मिलता है, ठीक है। और दूसरा पशुपति सील कॉमन एग्जाम्पल है, जिसके सराउंडेड पे आपको क्या मिलता है, एलिफेंट मिलता है, टाइगर मिलता है, रिहाइनोसोर मिलता है, ठीक है। एक बफेलो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और साथ में 2 डेर भी। तो पशुपति किसके साथ लिंक कर रहा है, फिर महादेव के साथ, यानी कि महादेव भगवान जी को यहाँ पे जो है वो माना जाता था, तो ये भी फैक्ट हो गया। उसके बाद फैलेस मिलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये भी एविडेंसेस आते हैं जो कि स्टोन्स के बने हुए हैं, तो ये भी एक न्यूमरस एविडेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि भाई नेचर को भी वर्शिप कर रहे हैं, एनिमल्स को भी वर्शिप कर रहे हैं। वन हॉर्न यूनिकॉर्न अनदर कॉमन एग्जांपल, तो ये भी आपको साथ में याद रखना, बेसिक फैक्ट। देन उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 1800 BC के अराउंड जो वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। पहला कारण आता है आर्यंस का अराइवल, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ध्यान रखना नेचुरल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या अदर टेक्टोनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो अर्थक्वेक को या फ्लड्स आई, वो भी एक कारण है। और जिस तरह से पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए थे ना, तो फिर भी लिंक किया जा रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का ये भी एक कारण हो सकता है। जो रिवर कोर्सेज है उनका शिफ्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ दीज सिविलाइजेशंस, क्योंकि नदियों के किनारे पर तो थी। तो प्रेजेंट साइट्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिलकोट, अमीरी, चौनदारो, कोरदीजी। इनसे रिलेटेड फैक्ट और डिटेल में ये कंसेप्ट है जो भी हमने डिस्कस किया, कौन सी साइट किसने डिस्कवर किया, कब किया है, रोपड़, कालीबंगन। अब देखो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि क्वेश्चन ना ये बन जाता है कौन सी साइट पाकिस्तान में, कौन सी इंडिया में।
तो आपको ये उसी तरीके से याद करके रखनी है, ठीक है। जैसे इंडिया वाली हम डिस्कस कर लेते हैं, तो रोपड़ हमारे यहाँ पर है, आर.डी. शर्मा ने डिस्कवर किया था पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर। कालीबंगन बीबी लाल ने राजस्थान में ये है, घग्गर नदी के किनारे पर। लोथल 1955 में एस.आर. राव ने गुजरात में है, और कौन सी रिवर पे है, साबरमती, ठीक है। भगोब राव रिवर है साबरमती रिवर के किनारे पर। दैमाबाद, ठीक है, एन.एम. देशपांडे ने महाराष्ट्र में है, गोदावरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, प्रवाह उसके साइड पर। आलमगीरपुर 1958 आर.डी. शर्मा ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, रिवर जो आपकी यमुना है उसके साइड पर। देसलपुर एस.आर. राव गुजरात में। सुरकोटड़ा जे.पी. जोशी गुजरात में। धोलावीरा एस.आर.एस. बिस्ट, ठीक है, गुजरात में। देन उसका राखीगढ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हरियाणा में है, घग्गर प्लेन्स में ये है। और ठीक है, बनोवली राखीगढ़ी याद रखना सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट भी है। आर.एस. बिस्ट ने हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे पर, ठीक है। उसके बाद ये साइट्स आप डिस्कस सारी की सारी जो वो कवर कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो हिस्ट्री की जो है वो खत्म होती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने यहाँ से कवर किया। अब इससे रिलेटेड जो और फैक्ट है हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है, किसके साथ, वैदिक कल्चर के साथ। भाई यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।